बदला, जिन्हें कहा जाता है टेक्नो सीएम मनोहर लाल, क्योंकि इन्होंने हर चीज, हर काम को टेक्नोलॉजी बेस्ड करके ट्रांसपेरेंट और इजी बना दिया। बदलता हरियाणा विद टेक्नो सीएम मनोहर लाल। और आज हम जिस बारे में यहां पर इकट्ठा हुए हैं वो है राइजिंग यूथ टॉक with Manohar Lal, where we will focus on connecting with the youth and knowing their views on various topics. आज का जो यूथ है वही कल का फ्यूचर है और कई मुद्दों पर उनका व्यू पॉइंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके व्यूज को क्लैरिटी देने के लिए आज हमारे साथ सीएम मनोहर लाल जो है वो जुड़े हैं। मैं चाहूंगी कि आप भी इसमें हमारे साथ जुड़े और सबसे पहले मैं चाहूंगी कि इस वक्त पे सीएम मनोहर लाल सर जो है वो यहाँ पर आए, यूथ की हौसला अफजाई करें, क्योंकि उनके शब्द जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत इंस्पायर करते हैं। तो मैं यहाँ पर सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। मनोहर सर प्लीज आए और हमारे यूथ को इंस्पायर करें अपने शब्दों के साथ। यहाँ पे मनोहर सर के आने का इंतजार। बहुत सारे हैंड्स ऑलरेडी रेज होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पता चल रहा है कि कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है हम सब में, कितने ज्यादा सवाल है हमारे पास जो हम पूछना चाहते हैं मनोहर लाल सर से। सो आई एम श्योर कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर आपको आज मिलने वाले हैं और बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाली है आज की ये टॉक। तो मैं चाहूंगी कि मनोहर सर जो है वो एक बार आए। "61 participants raise their hands." आपकी उत्सुकता देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी एनर्जी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप काफी ज्यादा सबके सब लोग एक्साइटेड हैं और उससे भी अच्छी बात यह है कि आज का ये जो इवेंट है, आज का ये जो शो है, बहुत अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा रहा है। इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ वंडरफुल थिंग। मैं यहाँ पे आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज सुबह से हम सब इंतजार कर रहे थे आज के इस शो का और फाइनली ये पॉसिबल हो पाया है कि आज मनोहर सर जो हैं वो हम सबके बीच हैं। और यंगस्टर्स के लिए उनका अपना व्यू पॉइंट रखना मुद्दों पर, इट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल, इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। यहाँ पर अगर आप लोग रेज हैंड करने की बजाय अगर आप चैट में कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे चैट में दिख रहा है होस्ट्स एंड पैनलिस्ट्स, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो किस तरह के टॉपिक्स जो है आप चाहते हैं यहाँ पे कवर हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इटल बी ग्रेट टू नो दैट। प्लीज आप बताइए, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, इटल बी ग्रेट टू नो। सो प्लीज गाइज, आप अगर कुछ भी कहना चाहते हैं, आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, आज के इस इवेंट को लेके आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, इट विल बी ग्रेट टू नो। आपके ही लिए है ये आज का जो शो है, आज का हमने ये जो इतना बड़ा इवेंट अरेंज किया है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू, इट इज फॉर यू, इट इज बाय यू। आप लोगों के द्वारा ही है, आप लोगों के लिए है और आप लोग ही से करने वाले हैं और आप लोगों के ही सवाल जो है आज सर तक जाने वाले हैं, सीएम मनोहर लाल जी तक जाने वाले हैं और वो उनके आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। सो अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और हम इंतजार कर रहे हैं सीएम सर का कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आए और चंद शब्द जो है वो यहाँ पर कहें, क्योंकि उनके कहे बिना हमारी ये जो जर्नी है, आज का ये जो सफर है इस इवेंट का, वो शुरू नहीं हो सकता है। तो मैं बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही हूँ, बिकॉज उन्होंने, उनकी जिंदगी ने, उनके कार्यकाल ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। मैंने जितनी कहानियां सुनी है, जितना उनका काम देखा है, मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ उनसे और आज उनके साथ बात करने का मौका मिल रहा है, मेरे लिए ये बहुत मान की बात है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्जेशन। सो अब देखते हैं
कि सर कितनी देर में हमारे साथ जुड़ते हैं। तब तक अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप जरूर जो है आगे आ सकते हैं। सर की जर्नी जो है वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग रही है। आप लोगों को बहुत ज्यादा आई एम श्योर पता होगा, आई एम श्योर आपको मुझसे भी ज्यादा पता होगा मनोहर सर के बारे में, कि मनोहर सर जो हैं वो कितने स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करते हैं। यू नो, एज पर हिज एज वो जिस तरह का रूटीन फॉलो करते हैं, हमारे लिए उस रूटीन को कहीं ना कहीं फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। सो आज मैं उनसे इससे जुड़े हुए सवाल भी जो है वो पूछने वाली हूँ, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप भी अपने सवालों को लेकर आए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों का रूटीन कैसा है। यू नो व्हाट, पिछले 2 सालों से तो हम लोग सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में आप लोगों का रूटीन। अच्छा चलिए जी, अब मेरे बात करने का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। मनोहर लाल सर हमारे जी बीच जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, ओवर टू यू सर। मैं चाहूंगी कि आप हमारे आज के युवाओं को संबोधित करें। थैंक यू सो मच सर यहाँ जुड़ने के लिए हमारे साथ। ओवर टू यू सर। धन्यवाद धन्यवाद। आज मेरे साथ जुड़े बड़ी संख्या में हमारे युवा साथियों, सबसे पहले तो आज 30 जनवरी है और बहुत ही एक सत्यनिष्ठा, त्याग की मूर्ति, अहिंसा के पुजारी हमारे मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम बापूजी कहते हैं, उनका आज एक प्रकार से बलिदान दिवस है और उनको मैं अपने मन से श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का दिन मेरे लिए इसलिए भी खास है कि जब भी मैं अपने युवा साथियों से, चाहे पूर्व में करता रहा हूं चाहे आज कर रहा हूं, एक ऊर्जा का प्राप्त करने का मेरे लिए दिन होता है। जैसे कि युवा में ऊर्जा होती है, उसी प्रकार आपसे बातचीत करके भी वैसा ही मन में एक विचार आता है, वैसा ही एक जिसको कहना चाहिए कि ऊर्जा का भाव ये मन में जागृत होता है। तो इस दिन को मैं एक विशेष दिन के रूप में ऐसा मैं मानता हूं। आज के कार्यक्रम का नाम भी राइजिंग यूथ ये रखा गया है और राइजिंग यूथ यानी एक उत्साह पूर्वक जो उभरता हुआ युवा है उसके बारे में कहा गया है। जब ये नाम ही ऐसा है राइजिंग यूथ, तो स्वाभाविक ऊर्जा जो मिलना ये बहुत ही एक स्वाभाविक इसमें से बात निकलती है। युवावस्था जो होती है वो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें माना गया है कि उसकी जो दशा और दिशा ये भी बहुत एक यानी उचित दिशा में ही यदि युवा का पालन पोषण होकर के और आगे बढ़ता है तो ही सार्थक उसका जीवन होता है। क्योंकि दिशा अगर अच्छी है तो युवा जो है वो कहीं भी एक अच्छे निर्माण के कार्य में लगेगा, और यदि दिशा कहीं भ्रमित हो गई तो वही युवा मन अपनी ऊर्जा को विध्वंस की कार्रवाई में भी लेकर के चल सकता है। युवा मन बहुत चंचल मन होता है और इसकी जो दशा है वो भी, यानी मैं इसको कई बार ऐसा मानता हूं कि युवा शब्द को यदि हम उसको स्पेलिंग उसका उलट कर दें हिंदी में तो ये वायु बनता है। वायु यानी हवा, और हवा के जैसे अलग अलग प्रकार होते हैं। हवा यदि मध्यम थोड़ा धीमे चलती है तो बयार बनती है, और अगर वायु थोड़ा सा गति पकड़ती है तो उसमें ऊर्जा आती है। जैसे उसी वायु से हम सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा ये जो प्राप्त करते हैं, तो वायु ऊर्जा का भी एक पैमाना होता है। और अगर कहीं बहुत अधिक गति से वायु चलने लग जाए तो अंधड़ बन जाता है, और जब अंधड़ बनता है तो वो अपने आप में विध्वंस भी करता है। तो इसलिए चाहे उसकी दिशा है चाहे दशा है, ये युवा की दिशा और दशा ये अपने आप में मान के चलना चाहिए कि युवा की ठीक होनी चाहिए। और एक बात भी हमको ध्यान करनी होती है कि जब बचपन होता है, बालपन होता है हमारा, तो हमारे माता पिता का साथ हमको मिलता है, और जब आयु बड़ी आयु में हो जाता है तो उसका अनुभव उसको साथ मिलता है। लेकिन जब युवावस्था होती है तो माता पिता तो ये कहते हैं कि ये बड़ा हो गया, अपने आप काम करेगा, और कई बार ये लगता है कि हम उतने बड़े नहीं हैं जितने माता पिता हमको समझते हैं। बचपन की कहानी में बताता हूँ कि जब बच्चों के साथ हम खेलते थे तो हमारे माता पिता कहते थे कि क्या अभी बच्चा रह गया, तो बच्चों के साथ खेलता। और जब बड़ों के बीच में जब जाके बैठते थे तो जब कभी चर्चा होती थी तो कहते थे चल चल
ये बड़ों की बात है, तुम उठ के चले जाओ। तो माता पिता को भी कभी उनको लगता है कि ये नौजवान हो गया है, ये अपने आप सोचेगा, और कभी लगता है कि हाँ ये इतना बड़ा नहीं हुआ है, इसको इंडिपेंडेंट छोड़ा नहीं जा सकता। तो मेरा इसमें कहना है कि जैसे एक साथी होते हैं हमारे, वो साथी तो बराबर के साथी होते हैं, लेकिन साथी की बजाय कभी कभी हमको ऐसा भी विचार करना चाहिए कि हमारा कोई सारथी भी होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बन करके और उनको शिक्षा दी, तभी महाभारत का युद्ध कर पाए वो। तो इसलिए इस आयु के अंदर हमें जरूर कोई ना कोई अनुभवी व्यक्ति का भी साथ ले लेना चाहिए, उनसे उनके मार्गदर्शन में काम करना चाहिए। जिसको एक कहानी के रूप में यदि मैं आपको बताऊं तो ऐसा एक कहानी हमने सुनी पढ़ी कि एक बार एक गाय, वो घास चरते चरते जंगल में बहुत आगे निकल गई, और बहुत आगे निकल गई तो जंगल के अंदर अचानक शेर से भिड़ंत हो गई, और शेर जो है गाय के पीछे दौड़ा, गाय को शिकार मान करके उसको पकड़ने के लिए दौड़ा। गाय आगे के दौड़ रही है, शेर पीछे पीछे दौड़ा है। अचानक एक कीचड़ भरा एक गड्ढा वो आ गया, गाय उसमें दौड़ गई, गाय उसमें धंसने लगी। तुरंत शेर भी पीछे पीछे दौड़ करके उसके अंदर धंसने लगा। अब जब धंसने लगे तो दोनों को अपनी अपनी जान की एक प्रकार से खतरा होने लगा कि तो कीचड़ में फंस रहे हैं, वो शिकार तो भूल गए। अब भूल गए तो कैसे बचाया जाए, संवाद होने लगा। गाय शेर को कहती है कि देखो हम फंस गए हैं, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा कोई मालिक है? शेर से पूछती है गाय। तो शेर कहता नहीं नहीं, मैं तो जंगल का शेर राजा खुद हूं, तो मेरा मालिक कौन हो सकता, मेरा कोई मालिक नहीं है। शेर गाय को पूछता है कि लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? कि बस ऐसे ही मैं पूछा, मन में आया कि अच्छा तुम्हारा कोई मालिक है? कहने लगे हाँ मेरा तो मालिक है। और कहने लगी गाय कि मेरा मालिक है, और यही अंतर है आप मेरे मेरे में। मेरा मालिक आएगा और जरूर जब मैं घर नहीं पहुंचूंगी तो ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच के मुझे निकाल के ले जाएगा, तुम्हें तो कोई नहीं निकालेगा। यानी भाव क्या कि अगर कोई हमारा सहयोगी है, साथ देने वाला है, हमारा सहयोग यानी कोई मार्गदर्शक है, तो हमें कभी भी कोई ऐसा वहम नहीं होना चाहिए कि हम युवा हैं तो हमको किसी का सहयोग नहीं चाहिए। इसलिए युवा को भी अपना कोई साथी, साथी के साथ सारथी, सारथी के साथ कोई जैसा गुरु धारण करते हैं, ऐसा कोई गुरु ऐसा भी धारण कर लेना चाहिए, ताकि समय पर संकट के समय कोई ना कोई हमें यानी सहयोग मिले। एक बारात में शर्त लग गई, लड़की वालों ने कहा कि लड़के वाले बारात लेके आ रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप अपने साथ बुजुर्ग नहीं लेके आएंगे कोई। अब ये शर्त लग गई, उन्होंने कहा ठीक है नहीं लाएंगे, नौजवान आएंगे सब। नौजवानों में पहुंच गए तो शादी के समय जब खाना खाया जाता है तो उस समय लड़की वालों ने शर्त रख दी कि भाई आप लोग 25 बाराती हैं, और ये जो 25 उस समय पुराने जमाने में धड़ी, 5 शेर को धड़ी कहते थे, कि 25 धड़ी लड्डू हैं, ये सबको पूरे के पूरे खाने पड़ेंगे। बड़े लोग हैरान हो गए कि 25 आदमी और 125 शेर लड्डू खाएंगे कैसे। लेकिन युवा जब बारात लेके चलने लगे थे, उसमें किसी बुजुर्ग ने सलाह दे दी कि देखो ये फंस जाओगे कभी, ऐसा करो एक बुजुर्ग को, और कहानियां हैं, कहानी की तरह कहानी सुनाई जाती है इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं, कि एक बुजुर्ग को आप छुपा करके अपने साथ ले जाओ। तो उन्होंने छुपा करके एक बड़ा सा ट्रंक लिया, उसके अंदर उसके सांस लेने की व्यवस्था कर दी ताकि घुटन महसूस ना हो जाए, लेकिन वो बंद करके उस बड़े ट्रंक में और लेकर के गए। और जब गए वहां जाके देखा संकट में फंस गए, तो किसी ने कहा कि अब तो वो जो बुजुर्ग साथ लाए उनसे पूछो, उनका अनुभव होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे सब फंस गए। तो क्या फंस गए कि हमें तो 125 शेर यानी 5 शेर लड्डू एक आदमी कैसे खाएगा, खा ही नहीं सकता, तो बताओ कैसे करना होगा, वरना तो ये शादी नहीं होगी, शादी टूट जाएगी। उनका अच्छा इतना ही बात है कि क्या, कि ठीक है आप जाओ कह दो कि ठीक हम खाएंगे, लेकिन एक छोटी शर्त हमारी है। क्या? कि एक बार में सिर्फ 5 शेर लड्डू लाओगे, 5 शेर लाओ और सब झपट पड़ो। इतने में फिर 5 शेर लाएगा, फिर झपट पड़ो, तो 25 बार लाने पड़ेंगे। और उन्होंने यही किया कि एक एक बार लाते रहे, खाते रहे, लाते रहे, खाते रहे, और जब 20 धड़ी आ गए, बाकी 5 धड़ी बची, तब उनको शंका हुई कि भी इनका दिमाग तो नहीं है, ये तो किसी न किसी बुजुर्ग का अनुभव है जो उन्होंने उसको बताया है। तो कहने का भाव यह है कि हमें युवकों को बहुत सी बातें ध्यान रखनी होती हैं। ना अपना व्यवहार बचपन की तरह करो, ना व्यवहार अपना ऐसा करो कि बुजुर्ग ही नाराज हो जाए। बुजुर्गों से सीखना, बच्चों को प्यार देना, और फिर अपने जीवन को एक सार्थक जीवन की तरह अपना विकास कैसे हो, उस विकास में हमारी शिक्षा है,
उस विकास में हमारा अपना यानी स्किलिंग है, उसका विकास में हम आगे कैसे बढ़ें और आगे बढ़ करके भी जीवन को इस ढंग से संस्कारित करें कि केवल अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए भी जिए। यानी चीजों को अपने लिए संग्रह करना एक काम हो सकता है, हाउ टू कलेक्ट फॉर योरसेल्फ, इसकी बजाय हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पीपल, लोगों को कैसे यानी एक प्रकार से उनका सेवा कर सकें। हमारे जीवन की जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हम परहित के लिए कैसे लगाएं, ये एक संस्कार लेकर के आगे बढ़ेंगे। जीवन यापन में बहुत से ऐसे विषय आएंगे, मोड़ आएंगे, उन मोड़ पर कैसे रास्ता निकालना और कैसे एक सफल जीवन देश और समाज के लिए जीना, मुझे कुल मिलाकर के आपसे प्रारंभ में इतनी बात करनी थी। अब मुझे पता है कि आपके मन में बहुत से ऐसे विषय होंगे जो आपको, किसी को प्रदेश के बारे में, किसी को समाज के बारे में, किसी को किसी समस्या के बारे में, किसी को युवाओं के बारे में, किसी को मेरे बारे में, किसी को मैं, हमारी जो बहन है इस कार्यक्रम का जो आयोजन कर रही है सिमरन बहन, तो सिमरन जी से कहूंगा कि आगे का कार्यक्रम वो अपने हिसाब से चलाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर सर, और आपके ये शब्द जो हैं उन्होंने मुझे भी अचंभित कर दिया है। मेरे लिए भी आज बहुत कुछ सीखने को था इसमें, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और खास करके आपकी ये सारथी वाली जो बात थी वो तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और कहानियां सुनाने का भी इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस है आपको। हैट्स ऑफ, सलाम है आपकी सोच को, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो ये है, मेरे दोस्त हैं कुछ हरियाणा से, हम यहाँ पर दिल्ली में अपने कुछ लीडर्स तक अपनी एक प्रॉब्लम जो थी वो पहुंचाना चाहते थे। तो मुझे मेरे हरियाणा के दोस्तों से पता चला कि किसी भी तरह की समस्या अगर हरियाणा में होती है तो उसका समाधान पाने के लिए अपने लीडर के पास जाने की जद्दोजहद करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे टेक्नो सीएम ने हमारे लिए सीएम विंडो नाम का एक बेहतरीन इनिशिएटिव शुरू करके छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम वहां पर लिखने को कही है, और उसकी सुनवाई भी वहीं पर है। मतलब आप टेक्नो सीएम है सर, तो आपका इनिशिएटिव ये जो सीएम विंडो है उसमें आप कितना इन्वॉल्व हैं, और मैं इसके बारे में काफी हद तक जानती हूँ, मेरे काफी सूत्र हैं जिन्होंने मुझे बताया है। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमारे युवाओं को इस सीएम विंडो के बारे में थोड़ा और विस्तृत तरीके से बताएं। I think there is some technical error from मनोहर सर साइड, और अभी सर ज्वाइन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगी कि आप भी अपने सवालों के साथ बिल्कुल तैयार रहिएगा। आई एम श्योर कि आपको आपके सवाल जो है वो काफी वेट, मतलब आप वेट नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए इंतजार करना मुश्किल है कि सर से आपकी बारी कब आए। मेरे भी सवाल है वैसे, आई एम श्योर कि आप नहीं चाहते हैं कि सिर्फ मैं ही अपने सवाल पूछूं, बट डोंट वरी, आपको पूरा मौका मिलेगा, बखूबी मौका मिलेगा, डोंट वरी। आपके लिए ही आज का ये जो कार्यक्रम है उसका अरेंजमेंट किया गया है। सो आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए यहाँ पर सब कुछ अरेंजमेंट्स जो है वो किए गए हैं। सर आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। मैं इंतजार कर रही हूँ कि सर ज्वाइन करें। आई थिंक कोई टेक्निकल एरर के कारण सर डिस्कनेक्ट हो गए, और थैंक गॉड उनकी स्पीच के दौरान और उन्होंने जो 2 ब्यूटीफुल कहानियां सुनाई हैं उसके दौरान 1 सेकंड के लिए भी जो कनेक्शन है वो नहीं कटा, और हम इतनी बेहतरीन स्पीच जो है वो सुन पाए। एंड गाइस, लुक एट हिम, मतलब उनकी जो एज है उस एज पे भी अगर इस तरह का जोश और इस तरह का जज्बा इमेजिन हमारे पास हो तो हम क्या कुछ नहीं कर लेंगे। मैं थोड़ी देर पहले जब सर ने ज्वाइन करना था उससे पहले जब बात कर रही थी, मैं यही बात कर रही थी कि पिछले 2 सालों में हम लोगों के लिए सब कुछ ऑनलाइन हो गया, कहीं ना कहीं हम लथार्जिक हो गए हैं, बट मनोहर सर से कितना कुछ सीखने के लिए है। देयर इज अ लॉट टू लर्न, मतलब 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम हिम। अभी तो वो इतना कुछ नया अपनी लाइफ में इस उम्र में सीख रहे हैं कि सुन के हमें बहुत ज्यादा हैरानी होगी। उससे जुड़े हुए भी मेरे पास सवाल हैं जो मैं उनसे पूछने वाली हूँ, बट मीनवाइल यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि क्या आप लोग जुड़ गए हैं? सर जुड़ गए हैं, अच्छा सर जुड़ गए हैं। तो सर मेरा सवाल आई एम श्योर आपने नहीं सुना होगा, अगर कुछ टेक्निकल एरर था तो।
नहीं, मुझे थोड़ा सा समझ में आया था, लेकिन आप पूरा करें उस सवाल को। जी सर, जी सर। तो मैं सर सीएम विंडो की बात कर रही थी कि छोटी से छोटी समस्या हो चाहे बड़ी से बड़ी समस्या हो, उसके लिए आपने सीएम विंडो नाम का एक इनिशिएटिव जो है, इतना बेहतरीन इनिशिएटिव आपने शुरू किया। तो मैं चाहूंगी कि आपका उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है, आप प्लीज इसके बारे में हमें बताएं, हमारे युवाओं को बताएं कि ये सीएम विंडो जो है वो क्या है और उनके लिए ये कितनी सहायक साबित हो सकती है। सिमरन जी, आपने बहुत ठीक पूछा। देखिए, सरकार का जब मैंने चलाना शुरू किया, यानी 2014 के अंदर जब मुझे अवसर मिला, उस समय पहले भी देखता था बहुत सरकारें जो पहले चलती थी, और उस समय भी आके ध्यान किया कि हमारे यहाँ हरियाणा के क्षेत्र के गांव से, शहर से बहुत बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर के हमारे पास यहाँ आते थे। चाहे वो हमारे ऑफिस में आते थे, यहाँ सीएम हाउस में आते थे, मंत्रियों के आते थे, विधायकों के भी जो घर होते थे वो भीड़ से भरे रहते थे। और हम देखते क्या थे कि कागज लेके आया है और अपनी कहानी सुनाता है, कागज देके जाता है, और हमारे जो मंत्री लोग या फिर बाकी लोग, उनको इतना समय होता नहीं कि सब कागजों को पढ़ सकें। हमारे यहाँ भी इतनी व्यवस्था नहीं थी कि हम उसको सबको पढ़ सके। तब ये ध्यान में आया कि टेक्निकल तरीके से आज जमाना टेक्नोलॉजी का है, तो हम इनको यहाँ तक आने ही क्यों दें। उसी के अंदर से एक विचार आया कि हम एक विंडो बनाते हैं, ताकि अपने अपने जगह पर, जिला केंद्रों पर, सब डिवीजन केंद्र पर, या उससे भी नीचे जहां तक व्यवस्था हो सके, ये जो कंप्लेंट है अपनी डाल देता है। कंप्लेंट सेल्फ स्पीकिंग होती है, और उसके बाद वो संबंधित विभाग को मार्क हो जाएगी। मार्क होने के बाद उसका जवाब आएगा, हम उसको मॉनिटर करेंगे, और समय पर उसका उत्तर नहीं जाएगा तो हमारे यहाँ एक व्यवस्था, पूरी एक सेल बना हुआ है, उस सेल से हम मॉनिटर करके, और फिर संबंधित व्यक्ति जिसकी शिकायत है वहां सॉल्व हुई कि नहीं हुई, लोकल लेवल पर हमने हर ब्लॉक में 3-3, 4-4 लोगों को प्रोमिनेंट एमिनेंट सिटीजन इस नाते से बनाया, जो समाज के वहां जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, या हमारे संगठन के लोग हैं, उनको यानी एमिनेंट पर्सन की कैटेगरी दे करके कोई कर्मचारी अधिकारी जो समस्या को जब सॉल्व करेगा, तो उन एमिनेंट पर्सन को बुला करके उनके साथ बैठकर, और उस कंप्लेनेंट को जो ग्रीवेंस जिसकी है उसके साथ बैठ करके हल करेगा। उससे हल नहीं होती है तो ऊपर के अधिकारी से हल करवाएगा। और ये एक सिस्टम ऐसा बना है, मुझे संतोष है इस बात का कि पिछले 7 सालों में लगभग 10 लाख लोगों की ऐसी एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं, और लगभग 90% से ऊपर जिनका सोल्यूशन हुआ है। 10% ऐसी भी होती हैं जो कई बार कोई कोर्ट केस है, या कहीं 2 आदमियों के झगड़े का केस आ गया, वो कहीं ना कहीं मामला सुलझाने में कोई ना कोई आर्बिट्रेशन कराना पड़ता है, कोई उनकी समझौता कराना पड़ता है। तो ऐसी समस्याएं भी होती हैं जिसका सोल्यूशन सामने वाले के हिसाब से नहीं होता, उसमें सच्चाई कुछ और होती है, कंप्लेंट कुछ और होती है। तो इस प्रकार से 90% लोग जो उससे सेटिस्फाइड है। और अब लोगों को भीड़ की भीड़ जो यहाँ चल के आती थी एक छोटे काम के लिए, और न केवल खुद आते थे बल्कि वो किसी ना किसी दलाल को भी पकड़ के लाते थे, और दलाल कहता था मेरे लिए गाड़ी करो, उसमें तेल भराओ, 2 दिन का साथ चलूंगा, और फिर उससे कुछ ना कुछ जेब खर्ची भी ले लेता था वो। तो ऐसी बहुत समस्याओं का हल हमने सीएम विंडो के माध्यम से कराया है। मोस्टली लोग जो है दे आर सेटिस्फाइड। जहां कहीं हमें कोई इसमें न्यूनता नजर आती है, तो एक आईएएस अधिकारी वो इसको हमेशा मॉनिटर करते हैं। उन चीजों में समय समय पर हम कोई बदलाव करना वो भी करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और आपने जो कहा है कि 90%, तो जो 10% का फासला रह गया है, मुझे लगता है उसको भी पूरा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये आपने बहुत ही बेहतरीन बात यहाँ पर कही है। लेकिन अब मैं ज्यादा देर बोलती रहूंगी तो ये बच्चे स्क्रीन से निकल के आएंगे और मुझे कहेंगे कि अब बोलना बंद करो, क्योंकि ये हमारे लिए है आज का ये जो कार्यक्रम है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आज की स्टूडेंट सिमरप्रीत कौर को बुलाना चाहूंगी। उनका आज का पहला सवाल मनोहर सर के लिए। ओवर टू यू सिमरप्रीत। नमस्कार सर, मेरा नाम सिमरप्रीत कौर है। मैं अंबाला हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे नशे को लेकर है। सर, युवाओं में नशा बढ़ता जा रहा है। हालांकि हरियाणा सरकार ने पहले भी कई प्रयास किए हैं नशे को कम करने के लिए, पर कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि नशे को कम करने के लिए और प्रयासों की जरूरत है। तो सर, आपका इसके बारे में क्या कहना है? बहुत ही गंभीर ये प्रश्न सिमरप्रीत कौर बहन ने उठाया है, और हम सब लोग इससे बड़े चिंतित हैं। कारण क्या है कि नशा करने वाला एक चिंता तो वो है, खास करके युवा मन जो है वो बहुत, जैसे मैंने कहा कि विचलित होता है, ऐसी चीजों के प्रति आकर्षण उसका हो जाता है। दूसरा जो बड़ा कारण है कि जो ड्रग्स का व्यापार करने वाले लोग जो हैं, इसका जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, और स्मगलिंग खास करके दूसरे देशों से भी होती है,
उसका बड़ा कारण ये है कि इसमें पैसा बहुत बड़ी मात्रा में इन्वॉल्व है, और वो पैसा कई बार तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में भी लोग प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों बातें ही हमारे लिए बहुत ही गंभीर हैं, चिंतनीय हैं। इसके लिए हमने एक तो ये किया है कि आसपास की स्टेट्स का मिल करके एक ज्वाइंट एफर्ट हमने बनाया है, और पंचकुला में ही 8 स्टेट्स का एक कार्यालय, बल्कि उसका आज से 5 साल पहले मैंने स्वयं इनिशिएटिव लिया था। ऐसे सब मुख्यमंत्रियों को और वहां के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको बुलाया था, उसमें से बहुत से सुझाव आए थे, और वो हमने एक कोऑर्डिनेशन के लिए एक कार्यालय पंचकुला में बनाया है। सभी प्रदेशों का एक एक व्यक्ति वहां के बैठता है, और उसमें डाटा शेयरिंग होता है, उसमें जो भी कोई एक्टिविटीज जहां कहीं चल रही है उनके ऊपर ध्यान रखा जाता है, ज्वाइंट ऑपरेशन होते हैं। और साथ ही हरियाणा के अंदर एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो हमने बनाया है, और पिछले वैसे तो पिछले क्या, जब से शुरू किया है, हर महीने बहुत बड़ी मात्रा में और इस प्रकार के जो पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ, वो पकड़े जाते हैं, और पकड़ने के बाद ऐसे लोगों को सजा भी देते हैं। पिछले 2-3 महीने में ही सैकड़ों केस ऐसे हुए हैं, जगह जगह गांजा है, सुल्फा है, और बहुत से ऐसे जो प्रकार हैं, बहुत प्रकार तो हमें ही नहीं पता लगता कि क्या क्या प्रकार नशीले लोग, बच्चे जो है वो करने लग जाते हैं। बड़ी हैरानी हुई मुझे कि जो छोटी छोटी दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उसको भी, यानी जो बूट की पॉलिश, इसको लोग खाने लग गए, इसमें से नशा करते हैं। यानी ये जो बाम होता है, बाम जो सिर दर्द होता है और हम कभी लगा लेते हैं अपने माथे पर, अपने जुकाम हो जाए तो उसका उपयोग करते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये बातें मुझे सार्वजनिक तौर पर नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि जिनको नहीं भी पता हो वो भी कहीं ऐसा ना हो कि उसका प्रचार करना शुरू कर दें। लेकिन फिर भी आपको जानकारी इसलिए होनी चाहिए, ये समझाना अपना भी काम है। हम जनता को या खास करके युवा वर्ग को जितना इन बातों के प्रति, यानी इन बातों के प्रति उनको अवेयर करना पड़ेगा, अवेयरनेस कैंपेन चलाने पड़ेंगे। तो अवेयरनेस कैंपेन चला करके उनको ठीक किया जा सकता है। इनके लिए जगह जगह हमने जो सेंटर्स बनाए हैं हॉस्पिटल के साथ जोड़ करके, जो एंटी एडिक्शन सेंटर्स, तो उन सेंटर्स पर जो कोई इस प्रकार का प्रभावी व्यक्ति होता है, वहां पर उनको ले जाकर के कुछ दिन रखा जाता है, उनको धीरे धीरे वो कैसे छोड़े, उसके अपने सिस्टम्स वो काम कर रहे हैं। खासकर हमने जो सामाजिक धार्मिक ऐसे बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जो इन नशों को रोकने के लिए काम करते हैं। हमारी जो सामूहिक सोशल पंचायत होती हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, खास करके हरियाणा में तो आप जानते हैं खाप पंचायतें चलती हैं। इन खाप पंचायतों के माध्यम से भी, मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों का खाप पंचायतों के बारे में क्या धारणा क्या नहीं है। मेरी खाप पंचायतों के बारे में धारणा ये है कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत अभियान वो लेते रहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें उन्होंने काम किया, और अभी ये जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसमें बहुत खाप पंचायतें अपने अपने समाज में प्रचार करती हैं। तो अवेयरनेस का काम भी हमको करना होगा। तो हर फ्रंट पर इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हरियाणा सरकार काम कर रही है। आपसे भी अपील है कि आप अपने ऐसे युवा साथी जो इस संकट में घिर गए हैं, और कई बार ये आदत लग जाती है, एडिक्ट हो जाता है व्यक्ति, तो एडिक्शन के बाद उनको छुड़ाने के लिए हर प्रकार के मेथड जो सुझाए जा सकते हैं उनको सुझाने चाहिए, उनको वहां सेंटर्स तक पहुंचाना चाहिए, और अपने व्यक्तिगत संबंधों का भी इसमें उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी वो ठीक दिशा में आगे बढ़े, इस कुचक्र में न फंसे। ऐसा मेरा आप लोगों से अपील है। बहुत ही बेहतरीन जवाब। और मुझे लगता है कि युवाओं को नशे से निकालने के लिए दूसरा युवा ही बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। जैसे कि मनोहर सर ने ये बताया, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है, बहुत ही बेहतरीन बात यहाँ पर कही है। तो मनोहर सर, यहाँ पे सवाल एक नहीं है, बहुत सारे हैं, और युवा एक नहीं है, बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगी पल्लवी को। इससे पहले कि मैं अपना कोई सवाल पूछूं, मैं पल्लवी को यहाँ बुलाना चाहूंगी। पल्लवी शर्मा, प्लीज आए और अपना सवाल मनोहर सर से पूछें। नमस्कार सर। जी नमस्कार पल्लवी जी। मैं यमुनानगर की रहने वाली हूँ। मेरा आपसे एक ही प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा को जाति आधार पर बांटने का कई बार प्रयास हुआ है। वैसे तो यह समाज का कार्य है आपसी भाईचारा बनाए रखना, पर आपने हमेशा आगे बढ़कर इस बड़ी जिम्मेदारी से इस दिशा में कई कार्य किए हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने क्या किया और आप आगे क्या करना चाहते हैं इन प्रयासों को रोकने के लिए। पहली बात तो मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आप युवाओं के मन में, यानी जो प्रश्न हमारे मन में बार बार उठते हैं कि बहुत घातक हैं,
समाज के लिए ऐसी चीजों को कैसे ठीक करना चाहिए, चाहे वो नशे की बात पहले आई, चाहे जातिवाद की बात आई, बहुत ही एक भयंकर, जिसको कहना चाहिए कि नासूर हमारे यहाँ बना हुआ है और हर चीज को जातिगत आधार के ऊपर तोलते हैं। जबकि ये भी मुझे जानकारी है कि जब युवावस्था में व्यक्ति होता है, युवावस्था में ये चीजें बहुत बुरी लगती हैं। ये कहीं ना कहीं जाकर के एक स्टेज के बाद उस वातावरण में लोग घुस जाते हैं कि जातिवाद उनके ऊपर हावी होने लगता है। आपको शायद किसी को ध्यान हो, 2014 में जब मैंने करनाल से चुनाव लड़ा तो एक नारा मेरे मन में आया कि इसी समस्या को हल करना है। मैंने वो नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक। हरियाणा एक हरियाणवी एक का अर्थ ये है कि हम सब हरियाणा के लोग हैं और हमको हरियाणवी बन करके रहना है, जातिवादी बन करके नहीं कि मैं पंजाबी हूं, मैं जाट हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूं, मैं कोई बैकवर्ड क्लास का हूं, गुर्जर हूं, यादव हूं। ये सारी जातियों के लोग अपने अपने तरीके से जिसको कहना चाहिए, इसको वोट के खातिर जो उपयोग करते हैं, जो इन जातियों के लीडर होते हैं वो इन जातियों को वोट के खातिर बांध के रखते हैं ताकि जाति का नाम लेंगे, क्योंकि जाति तो जिसकी है वो तो पैतृक उसका एक, जब जन्म हुआ है तो जन्म से जाति है और जन्म से जाति व्यक्ति होती है तो मन में उसे निकलती नहीं है। उसको उभार दो भावनाओं को ताकि उसको अपने साथ जोड़ के रखो। अब वो समाज में आज 21वीं सदी में किस प्रकार की व्यवस्था, हमको राजनीतिक व्यवस्था चाहिए, शासन व्यवस्था क्या चाहिए, विकास कैसा चाहिए, आगे बढ़ना है तो युवा पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ाना है, 21वीं सदी की डिमांड कुछ और है। लेकिन अभी भी हमारा एक वर्ग, सब नहीं है इसमें, लेकिन एक वर्ग पहले से कम है, ये भी मानता हूं। जो आज से 25-40 साल पहले जो जातिगत व्यवस्थाएं राजनीति में खड़ी होती थी, आज वैसी नहीं, आज तोड़ दी गई है। अब इसको तोड़ने के लिए एक तो जैसा पहले मैंने बताया अवेयरनेस वो जरूरी है, दूसरे बड़े टारगेट्स ये कई बार समाज के सामने रखने पड़ते हैं। अगर बड़े टारगेट्स ना रखे जाएं तो व्यक्ति छोटे टारगेट में फंस जाता है। मैं आभारी हूं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने एक आह्वान दिया कि देश पहले बाकी सब बाद में, नेशन फर्स्ट। इस थ्योरी पर वो आए कि अपने देश को दुनिया में एक बड़ा हमको एक बड़ा स्थान दिलाना है, यानी अगर शब्द प्रयोग करूं तो विश्व गुरु बनाना है। विश्व गुरु का अर्थ होता है कि दुनिया में सबसे पहला राष्ट्र हमारा पहला देश क्यों ना बने, जो कोई काम करे वो देश के लिए करे, चाहे वो फिर हमारे देश का युवा है, चाहे हमारा चाहे प्रौढ़ है, चाहे पुरुष है, चाहे महिला है, चाहे कोई वर्ग है, काम अपने लिए करेंगे, हम जीवन यापन अपना करेंगे, लेकिन अंतोगत्वा सामने टारगेट जो है अपने देश की तरक्की, देश का विकास। ये यदि रहेगा तो फिर लोग चुनाव के समय देश की बात करेंगे, न कि जातियों की बात करेंगे। जातियों से दूर हटने के लिए हमने बहुत से यानी प्रयोग भी किए हैं। हमने जाति से ऊपर उठ करके और एक प्रकार का हमारे यहाँ व्यवस्थाएं सारी खड़ी की हैं, जातिगत भेदभाव खत्म किया, चाहे नौकरियां हैं, चाहे ट्रांसफर्स हैं, चाहे सरकारी कामकाज में कोई भी प्रकार। मैंने यानी पूरे हरियाणा में पिछले 5 साल में 3 बार मेरा पूरे हरियाणा में दौरा हुआ। इस बार मुझे कष्ट दुख इस बात का है कि कोविड के कारण से मैं एक बार भी पूरा नहीं कर पाया हूँ, 2 साल निकल गए हैं। लेकिन कोविड समाप्त होते ही मेरा वही क्रम फिर शुरू होगा कि पूरे हरियाणा में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिगत भेदभाव, क्षेत्र भेदभाव या कोई भी प्रकार, हम तो पार्टियों का भेदभाव भी नहीं रखते। आखिर जनता ने सरकार बनाई है, तो जनता जब सरकार बनाती है इसका मतलब सरकार बनने के बाद हम सारी जनता के हैं। किसी ने हमारा विधायक चुन के भेजा हो न भेजा हो, मेरे लिए पूरा हरियाणा एक है, हरियाणवी एक है। तो इस हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे पर आज भी मैं उसी प्रकार से चल रहा हूँ जिससे मैं पहले चलता था। धन्यवाद। क्या बात है सर, सलाम है आपकी इस सोच को। मैं वाकई आप बहुत काबिले तारीफ काम कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगी, और जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। लेकिन सर आप ना एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। इंस्पिरेशन ना सिर्फ आपके काम से, लेकिन आपकी निजी जिंदगी में भी आप जो करते हैं वो भी एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। मैंने सुना है कि आपका रूटीन बहुत बेहतर है, इतना अच्छा है आपका रूटीन कि हमारे युवाओं को उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। हमारे यंगस्टर्स जो है वो बहुत इंस्पायर हो सकते हैं। आपको इतनी मीटिंग्स करनी पड़ती है, इतने बिजी स्केड्यूल में एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है। आप किस तरह से इतनी एनर्जी लाते हैं, कितने बजे उठते हैं, कैसा रूटीन है आपका सर? देखिए, ये तो बहुत सार्वजनिक रूप से मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मुझे बताने में फिर कोई हर्ज नहीं है कि 6:30 बजे मैं सुबह उठता हूँ और 12 बजे के आसपास मुझे सोना होता है। और शरीर के लिए 6 घंटे की नींद, 6, 6:30, कभी 7 हो जाए या कभी 5:30 रह जाए, 6 रह जाए, इस बीच में नींद मिलने के बाद शरीर जो है दिन भर जो है वो तरोताजा रहता है, उसमें कोई समस्या नहीं आती है।
तो पहला तो है कि नींद के ऊपर कंट्रोल करना। दूसरा, दिन सुबह होते ही मेरा जो काम होता है 45 मिनट का योगा, ये मैं नियमित करता हूँ। अगर कभी मानो योगा में कोई कठिनाई आ जाए तो दौड़ना, भागना, सैर करना, कई बार बाहर रहना पड़ता है हमको, वैसी स्थिति योगा की नहीं बनती है, तो फिर कहीं पार्क में घुमाए, कुछ कराए, लेकिन 45 मिनट का, 50 मिनट का शरीर का व्यायाम ये बहुत जरूरी है। इससे हम बीमारियों से दूर रहते हैं, अपना शरीर की रचना संरचना ठीक बनी रहती है। तीसरा, अपना खान पान भी कई बार व्यक्ति जो है वो अपने सिस्टम से बाहर होकर के कुछ ना कुछ दिन भर की उसकी दिनचर्या खाने पाने की वो कंट्रोल से बाहर रहती है, क्योंकि जीभ का स्वाद है ये भी हमको तंग करता है, वो भी नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए इन चीजों पर अगर ध्यान रखेंगे, आपका शरीर ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा। एक बात उसके अंदर मुझे जोड़नी है कि मैं किसी भी कठिनाई में कभी भी अपना संतुलन नहीं खोता। कभी भी मुझे इस प्रकार की भावना नहीं आती कि बहुत समस्या आ गई, बड़ी कठिनाई आ गई, कैसे इसको हल करेंगे। उसके लिए मेरा जो मैं व्यक्तिगत जो बहुत आस्थाएं और बहुत विचार रखता हूं, तो गीता के संदेश पर, गीता के उपदेशों पर मेरा बहुत बड़ी आस्था है। मैं अपने साथ गीता रखता हूं, मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, लेकिन मेरे साथ शरीर पर, यानी गीता साथ रहेगी, जेब में रहेगी, तो उसका भी अपना एक प्रभाव होता है। तो गीता ने ये कहा है हमें कि जो हुआ है वो भी ठीक हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हम क्यों परेशान हो। तो इसलिए कम से कम परेशानी में अपने जीवन को एक निश्चित गति से आप चलाते रहें। हाँ, मन में किसी का बुरा करने का भाव नहीं आना चाहिए। सब मेरे अपने हैं, सबके लिए मैं काम करूंगा, मैं सबके लिए हूं, सब मेरे हैं। इस भाव को लेकर के वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, उस भावना से हम काम करते रहेंगे तो मन में कभी भी दुर्विचार नहीं आता है कि किसी का बुरा करना है, और उसमें से दिन भर तरोताजा रहते हैं। बल्कि मैं तो अपनी दिनचर्या सवेरे काम की 9 बजे से शुरू कर लेता हूँ, और 9 से लेकर के और रात के, यानी जो सरकारी काम है वही लगभग 7-8 बजे तक तो वो चलते हैं। उसके बाद फिर जो पेंडिंग काम होते हैं रात को उसको निपटाते हैं। व्यक्तिगत जो हमारा स्टाफ है, अपना पर्सनल स्टाफ के साथ कई बार तो मैं रात को 9 बजे से लेकर 11-12 बजे तक उनके साथ मीटिंग करता हूँ। बहुत पेंडिंग काम, लोगों के काम, उनको फोन करना, उन अधिकारियों को बताना, समझाना, नई नई पॉलिसीज, नई नई नीतियां, ये सब करते हैं। कभी अचानक आधा घंटा मेरा कोई कार्यक्रम ना बने या बना हुआ कैंसिल हो जाए, वो मेरे लिए बहुत कष्ट का क्षण होता है कि अब मैं क्या करूं। तो सबसे कष्ट मुझे तब होता है जब मैं खाली हो जाता हूँ। तो खाली रहना ही, यानी एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो इसलिए खाली अपने आप को मत रखो, बी बिजी, बी बिजी, बी बिजी। क्या बात है, मन जीते जग जीत, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया है। और अगर वो जितनी जल्दी जिस उम्र में आ जाए, छोटी उम्र में आ जाए, उतना ही ज्यादा बेहतर है। यही आपसे मुझे लगता है हमारे युवाओं को सीखने की जरूरत है, और मुझे भी सीखने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पर वैभव को बुलाना चाहूंगी। वैभव, अपने सवाल के साथ तैयार हो जाइए मनोहर सर से अपना सवाल पूछने के लिए। प्रणाम सर, हम लोग बहुत बेताब थे आपसे मिलने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है जी। जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है, छवि को लेकर मेरा सवाल है कि हरियाणा की जो छवि है, अगर हम फिल्मों में बात करें या फिर हम काव्यों के मंचों पर देखें, तो हरियाणा हमेशा मजाक का पात्र बनता रहा है। जैसे हम फिल्मों में देखें तो दंगा करने वाले, और मतलब जब हमारे कोई और स्टेट के दोस्त हमें मिलते हैं तो वो हमें ये सवाल पूछते हैं कि तुम तो बड़े सीधे हो, मतलब एक इस तरह की छवि हरियाणा की बन चुकी है। लेकिन अगर वही हम बात करें तो हरियाणा एक आध्यात्म का गुरु रहा है ना। यहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया, कई जो महान ग्रंथ थे वो इस धरती पर लिखे गए। तो सर, इतना कुछ होने के बावजूद जब हमारे प्रदेश की जो छवि है वो उलट बन रही है, तो मेरा सर सवाल आपसे ये है कि इस छवि को बदलने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे। कहा आपने कि हर प्रदेश की अपनी कुछ ना कुछ बातें विशेष जो उसके साथ जुड़ जाती हैं, ऐसी बहुत बातें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उसमें कुछ अच्छी भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव बातों में लोग कहते हैं हरियाणा तो बड़ी खड़ी बोली का आदमी है, खड़ी बोली बोलता है, और ये पता नहीं किसके बारे में क्या टिप्पणी कर दे। कई बार हरियाणा के आदमी की विट जो होती है ना, विट्टी आदमी होता है, वो तुरंत जवाब देता है। उसमें से मजाक भी होते हैं, कई मजाक छुपे हुए ऐसे होते हैं जिसमें से कोई ना कोई बात छुपी हुई होती है। जैसे मान लो हरियाणा के किसी आदमी को, ये पुराने जमाने की बात है, आज तो वो नहीं होता, तो किसी बुजुर्ग से अगर ये पूछा जाता था कि भाई टाइम क्या हो गया, कोई दूसरा बुजुर्ग पूछता है टाइम क्या हो गया, तो
क्योंकि टाइम जो माना जाता था ना वो ट्रेन के लिए माना जाता था, हाँ और जी। ट्रेन की लोग चिंता इसलिए करते थे कि किसी ने हो सकता है जाके फांसी टूटना हो, उसमें ट्रेन के नीचे कटना हो, तो वो जवाब क्या देता था कि गाड़ी तले मरेगा। यानी टाइम इसलिए पूछा जाता है। दूसरा, फिर जब ऑफिस चलने लगे तब ये मजाक बना कि भाई टाइम क्या हो गया, बोले क्यों दफ्तर जाएगा। तो ऐसी खड़ी बोली के विट्टी भाषा में जवाब जो मिलते थे, एक धारणा बन गई कि हरियाणा जो है वो खड़ी बोली का वो है। मजाक भी कई तरह के जातियों के इसके उसके चलते हैं, लेकिन ये सहज स्वभाव में चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेगेटिव छवि इतनी ना बने कि जिसमें से कल को हरियाणवियों से कोई दूरी बना के रखना चाहे, हरियाणा से नफरत करने लगे, ये भी ठीक नहीं है। जैसे एक बहुत गलत बात हरियाणा के साथ क्या चिपकी कि हरियाणा जो है बेटियों को मारने वाला प्रदेश है। अब ये एक छवि बन गई थी, तो इसकी भी चिंता प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वयं 2015 में कहा कि हरियाणा प्रदेश के बारे में एक छवि बनी है, इसको दूर करना है। मैंने कहा फिर एक आप सम्मेलन करिए। 22 जनवरी 2015 को हमने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया पानीपत में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उसके बाद मुझे इस बात की खुशी है कि समाज के सहयोग से, सरकार के डिपार्टमेंट के माध्यम से, वो जो बेटियों की उस समय रेशो यानी बर्थ रेशो जो थी 871 1000 के पीछे थी, अब वो मुझे खुशी है कि 923 तक पहुंची है। तो 923 बेटियां 1000 के पीछे हमने इंप्रूव किया। कमी अभी भी है, हम इसको 950 से पार ले जाना चाहते हैं। तो ऐसी जो कमियां थी धीरे धीरे हम दूर कर रहे हैं। और हाँ, अब जो है शिक्षा, संस्कार, स्किलिंग, ये ऐसे विषय हैं जिसको हमको लेके आना पड़ेगा। हरियाणा का नौजवान पढ़ाई में अच्छा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उसमें और आवश्यकता बहुत है, खास करके सॉफ्ट स्किलिंग। सॉफ्ट स्किलिंग के कारण से हमारा हरियाणा का युवक पीछे रह जाता है। उसको बाहर विदेश के लिए कई तैयारी करनी पड़ती है, जाना पड़ता है, तो वहां जाके इंटरव्यू में वो ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाता, इंग्लिश समझ सकता है, बोल नहीं पाता ठीक से, तो सॉफ्ट स्किलिंग में पीछे खड़ा हो जाता जा करके। या अपनी जो विनम्रता का भाव वो थोड़ा सा कम होता है, अपनी हैकड़ जो होती है वो हर जगह जाकर दिखा देता है, तो हैकड़ दिखाने में वो वहां फिर पिछड़ जाता है। तो विनम्रता का स्वभाव, संस्कार अच्छे हों, और जो जो कमियां हमें अपनी ध्यान में आती हैं उनको सबको हम शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। वातावरण को संस्कारित करने के लिए सामाजिक, धार्मिक इन चीजों का उपयोग हमको करना पड़ता है। जैसे अभी हमने एक कुरुक्षेत्र का जो गीता जयंती का कार्यक्रम है, छोटा सा कार्यक्रम होता था, हमने 2016 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय यानी गीता महोत्सव उसका स्वरूप दिया। दुनिया के लोग आने लगे। वही गीता महोत्सव बाद में मॉरिशस में हुआ, वही गीता महोत्सव यूके में हुआ, ऑस्ट्रेलिया से हमको निमंत्रण आया, यूएस से आया, कनाडा से। तो ऐसे देश दुनिया के अंदर भारत की तरफ जो लोग देखते हैं वो हमारे हरियाणा की तरफ भी देखते हैं कि हरियाणा में धार्मिक और सांस्कृतिक हमारा जो इतिहास है वो भी बहुत पुराना है। और उस इतिहास के अंदर खास करके जैसे अभी हमने देखा कि जो सरस्वती नदी यहाँ से निकलती थी, उस सरस्वती नदी के किनारे वेदों की रचना हुई। तो वेद जो लिखे गए हैं वो दुनिया को आज भी संदेश देने वाले बड़े ग्रंथ हैं। जैसे गीता एक ग्रंथ है, ऐसे वेद ग्रंथ है। दुनिया के अंदर आज बहुत सी भ्रांतियां, बहुत से ऐसे विचारधाराएं ये चल रही हैं, फिर भी अपने आप को वो सुखी होने की तरफ आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। आज भी क्लेश, जो इतने बड़े बड़े देश, आर्थिक दृष्टि से डेवलप्ड कंट्रीज, वो आज देखते हैं कि उनके यहाँ भी पीस नहीं है, शांति नहीं है। वो जब देखते हैं कि किधर जाना चाहिए तो आज भी भारत की तरफ देखते हैं। तो उसके अंदर हम भी अपने यहाँ हरियाणा को एक प्रगतिशील प्रदेश और एक दुनिया को रास्ता दिखाने वाला ऐसा कार्यक्रम हम चलाएंगे, और एक वातावरण ऐसा बनाएंगे कि भाईचारा बना रहना चाहिए, आपस में सद्भाव, और खास करके ये जो जिसको कहना चाहिए कि गलत बोलने का भी एक स्वभाव बना हुआ है। यानी झूठी चीजों को हम अपना जो प्राइड मानते हैं कि झूठ बोल करके अपने आप को आगे बढ़ाए, ये चीजें भी ठीक नहीं है। इसके लिए भी हमने सामाजिक बदलाव के लिए बहुत सी चीजें शुरू की हैं। समय आने पर वो भी कोई प्रश्न आएगा तो मैं बताऊंगा कि हमने समाज में कैसे सच बोला जाए, गलत ना बोला जाए। बहुत देश ऐसे हैं जो इस बात को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं और वहां उनको क्लेश नहीं होता। मैं पिछले दिनों में जापानी, आपको मालूम होगा शायद, मैं आजकल जापानी भाषा सीख रहा हूँ, तो जापान के कुछ लेक्चरर्स हैं, वो हमें समय समय पर आकर के कुछ बताते हैं। तो एक दिन उन्होंने बताया कि जापान में मान लो कोई एक ट्रेन है और टेक्निकल खराबी कभी भी किसी चीज की आ सकती है। तो टेक्निकल खराबी आई, स्टेशन के ऊपर फ्लैश हो गया कि अब ये ट्रेन 1 घंटा लेट है, 1 घंटे में जाकर के वो टेक्निकल फॉल्ट जो है वो दूर होगा। उस 1 घंटे में जितने पैसेंजर जिस प्लेटफॉर्म पर थे, कहीं से भी ये समाचार नहीं आया कि किसी ने किसी को फोन भी किया हो
कि कब ठीक होगा, क्यों खराब हो गया, सरकार बेकार है, निकम्मी है, रेलवे विभाग ये है। यहाँ तो छोटी सी कोई बात हो जाए तो गालियां नीचे से ऊपर तक सबको पड़ने लग जाती हैं। वहां 1 घंटा तक सब शांति से जहां थे वहीं उन्होंने टाइम बिताया। किसी ने अखबार पढ़ के बिताया, किसी ने फोन करके बिताया, किसी ने बैठ के बिताया, किसी ने आराम करके बिताया। जब 1 घंटे बाद ट्रेन चली तो चुप करके सब गाड़ी में चढ़ गए और चले गए, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ गलत कुछ नहीं होता है। अगर खराबी आई है तो आई है, और यहाँ तो अविश्वास होने लगता है। 10 गालियां पुलिस को देंगे, 10 गालियां रेलवे डिपार्टमेंट को देंगे, और उसी में से भावनाएं उभर जाती हैं, भड़क जाती हैं, कहीं कहीं तो झगड़े कर बैठते हैं। तो ऐसी चीजें सामाजिक परिवेश में ये जब खड़ी होती है तो फिर दिशा ठीक बनती है। हरियाणा में भी बहुत चीजें ऐसी करने की शेष हैं, उनको हम करेंगे। आप और हम सब मिल करके इसको आगे बढ़ाएं, यही मेरी आपसे दरखास्त है। बिल्कुल सर, हम लोग मिलकर करेंगे। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, क्या बात है। इस बात पे मैं तालियां बजाना चाहूंगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस आंसर को आपकी तालियां सुन नहीं रही, आप सब म्यूट पर हैं। मैं बजा रही हूँ सर, मैं बजा रही हूँ तालियां। दिख रही है। सब लोग म्यूट पर है, लेकिन सबके बिहाफ पर तालियां मैं बजा रही हूँ यहाँ पर। दिख रही है। चलिए तो सर मैं बहुत ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए बुलाना चाहूंगी अब सारिका को। सारिका प्लीज आए और अपना सवाल जो है वो पूछे सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सारिका जी। मैं डॉक्टर सारिका ताखर, हरियाणा फतेहाबाद किसान परिवार की बेटी और राजस्थान से शहीद परिवार की बहू, फिलहाल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। और सर्वप्रथम मैं आज खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आपसे रूबरू हुई हूँ और आज आपसे वार्तालाप करने का मुझे यहाँ अवसर मिला है। लेकिन 2 लाइनें मैं आपके लिए जरूर कहना चाहूंगी। इतनी सारी बातें मैंने आपकी सुनी है कि हो ना सका उसे उसके कद का अंदाजा इतना, कि हो ना सका उसे उसके कद का अंदाजा इतना, कि वो सूरज है मगर फिर भी जमीन पर झुक के चलता है। डेडिकेटेड। क्या बात। धन्यवाद। जी सर, मेरा प्रश्न आपसे यही है कि अभी फिलहाल जितने भी युवा हैं, बिना पैसे के और बिना सिफारिश के नौकरी उनको मिली है और उनकी वीडियोस भी मैंने देखी हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जितना बड़ा जो एक नौकरियों के जो दलाल थे, इतना बड़ा जो नेक्सस है, आपने सीधे तौर पर उनसे एक चुनौती उनको दी है और उनसे टक्कर ली है। क्या आपको इन चीजों से डर नहीं लगता? सारिका जी, लक्ष्य सामने रख करके काम करने से कभी कोई व्यक्ति डरता नहीं है। डर उसको लगता है जिसको अपनी कोई चिंता हो। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे इस समाज की चिंता है। समाज में जितने प्रकार के हम कष्ट देखते हैं, भेदभाव देखते हैं, जितना उनके साथ अन्याय होता है, उन सब चीजों को देख करके, और ये जो पहले चलता था भाई भतीजावाद, ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, ये इसका, ये कुनबा, ये परिवार, इन सब चीजों से उठ करके कुछ तो मैंने अपने जीवन में एक जो व्यवस्था बनाई, उसके कारण से मुझे ऊपर उठने में कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि मैंने अपना परिवार बसाया नहीं, और अपने आसपास के लोग जरूर अपेक्षा करते रहे हैं। जब शुरू में जब मैं मुख्यमंत्री बना, भाई के परिवार, कहीं चाचा के परिवार, और चाहे कहीं बहनों का परिवार, कहीं बाकी सब, लेकिन सबसे पहले आते ही मैंने उन सबको सूचना भेजी थी कि मेरा जो निवास है, इस निवास की जो 4 दीवारी है, इसमें केवल जो मेरे लिए यहाँ काम करते होंगे कर्मचारी 1-2 लोग, या तो वो रहेंगे, या फिर सरकारी काम से कोई आएगा तो वो आएगा। मेरे परिवार का कोई आदमी इस 4 दीवारी के अंदर नहीं आएगा। और 6 महीने तो बहुत परेशान रहे, लेकिन 6 महीने के बाद उनको भी संतोष हुआ, ध्यान आया, और उनकी समस्याएं भी कम हुई, क्योंकि जो लोग उनको तंग करते थे वो आना बंद हो गए उनके पास, कि तुम्हारे आने के बाद हमारा काम तो होता नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास क्यों आए। 6 महीने बाद उन्होंने कहा कि हमारा जो शुरू में 1 दिन में हमारी तनख्वाह पूरी लग जाती थी चाय के अंदर, अब वो पैसा हमारा बचने लग गया, हमारे पास कोई नहीं आता, इसलिए आपका जो ये नियम है ये बहुत अच्छा है, हम आपके यहाँ नहीं आएंगे तो जनता की तरह आके मिलेंगे। ये दूसरा मेरा जो कैंप ऑफिस है, वहाँ जनता आती है, जनता को मैं बुलाता हूँ, और जनता जो जब भी किसी ने मिलना होता है उसमें घंटा लगाएं, 2 घंटे लगाएं, उनके साथ एक निश्चित तौर पर कार्यक्रम करते हैं। ध्यान में ये आता है कि आखिर ये जो मैं और मेरे लिए तो हरियाणा सारा एक है, और सारे हरियाणा एक है, तो मेरा एक परिवार है। इस परिवार में जो योग्य व्यक्ति है उसी को नौकरी मिलनी चाहिए। मेरे रिश्तेदार की और मेरे जानकार की और मेरे पार्टी के आदमी की पहले लगे, बाकी बाद में रहे, ऐसा क्यों हो? न्याय संगत नहीं है। न्याय वही है जो सबको समान रूप से मिले, और जब समान रूप से मिलता है तो फिर उसमें से धीरे धीरे जो समस्याएं होती हैं वो अपने आप को समझा लेते हैं। शुरू में लोगों ने मुझे डराया, जैसे आपने कहा, डरा नहीं मैं,
लेकिन लोगों ने डराया। लेकिन डराने के बाद आज वही लोग कहते हैं नहीं, आपकी ये जो सिद्धांत है, आपकी थ्योरी है, ये जो प्रिंसिपल है, ये ठीक है, ताकि इसमें से नाराज कोई नहीं होता। आज योग्यता के आधार पर अच्छे अंकों वाला यदि कोई नौकरी लगता है तो जिसके कम अंक हैं उसको भी संतोष होता है कि मेरे से ये ज्यादा ब्रिलियंट था इसलिए लग गया। पहले क्या होता था, जो कमजोर था उसकी नौकरी लग जाती थी, जो अच्छे अंक वाला था वो रुक जाता था, और बाद में वही गालियां देता था कि हम सारी पढ़ पढ़ के हमने इतना सारा जीवन लगा दिया, हमारी बारी आई नहीं, और ये मंत्री के आगे पीछे घूम करके और किसी एमएलए का रिश्तेदार बन करके यहाँ आ गया, इसकी नौकरी लग गई। तो इसमें से संतोष मुझे भी हुआ है, समाज के हर व्यक्ति को हुआ है। और लोग जो जिस भ्रम में हैं कि हाँ भाई इसमें से कोई हमको नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, मैं कहता हूँ जनता सब जानती है। बिल्कुल बिल्कुल। कहते ना जनता सब जानती है, तो जनता का हमको निश्चित रूप से इसका लाभ पिछले चुनाव में मिला, इसी बात का मिला, और इस बार भी यही मिलेगा कि यहाँ अन्याय किसी के साथ नहीं होता। इसलिए इस कदम के ऊपर आज भी मिशन मेरिट, इसको खत्म करने के लिए कुछ लोग बोलते रहते हैं, हम उसको खत्म नहीं होने देंगे। मिशन मेरिट विल बी मेंटेन्ड एट एवरी कॉस्ट। जी बिल्कुल सर, आपकी ये जितनी बातें हैं ये सुन के जो एक लाइन मुझे समझ में आ रही है कि हम हरियाणवी हैं, डरा नहीं करते और दबिया नहीं करते। तो वो दबिया नहीं करते, डरा नहीं करते और दबिया नहीं करते, दबिया नहीं करते। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। क्या बात, सिमरन जी, क्या बात है, क्या बात है सर, वंडरफुल। हम आपकी बातों में खो जाते हैं और आप जितना तह तक बात की जाते हैं, दैट इज कमेंडेबल सर। मैं जितना आपको सलाम करूं उतना कम है, और मैं तो सच में आपको पर्सनली मिलना चाहूंगी, ये कोरोना काल खत्म हो और मुझे आपको पर्सनली मिलने का मौका मिले। तो सर आपके रूटीन से जुड़ा हुआ एक और मेरे पास सवाल है, क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। एक बार मैंने भी कोशिश की थी कि मैं सुबह 5 बजे उठना शुरू करूं, और मैंने तकरीबन 4 महीने ये कर लिया था, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाई। अभी हालांकि मैं 6 साढ़े 6 उठ जाती हूँ, बट फिर भी आपकी तरह इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ जितने आप हैं। तो मुझे कहीं से इनपुट मिला, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मुझे पता चला एक बार का किस्सा कि आपको रात को नींद नहीं आ रही और आपने पूरी रात जाग कर अपना काफी काम कर डाला। आपने अपना कंप्यूटर खोला, अगले दिन की मीटिंग्स प्लान कर ली, मतलब आपने वो वाला वक्त भी बड़े अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, बिल्कुल समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उस किस्से के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सॉरी, मुझे ये कहीं से पता चला। नहीं, आपने, क्योंकि जब ये हुआ तो मैंने आखिर किसी को बताया होगा, जिसको बताया होगा उन्होंने आप तक पहुंचा दिया होगा। तो ये कभी कभी होता है, कभी कोई एंग्जाइटी है, कभी किसी कारण से रात को नींद नहीं आई है, या किसी ऐसी जगह सोए हैं जहाँ मानो पहले कभी नहीं रहे हैं। एक बात, साइंटिफिक बात जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जिसका मैं ध्यान रखता हूँ, और जब कभी ना ध्यान रख पाऊं तो रात को नींद खुलती है। वो ये है कि कभी भी सोते समय सिर जो है उत्तर की तरफ नहीं होना चाहिए। आवर हेड शुड नॉट बी टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड। इसका एक साइंटिफिक रीजन है कि नॉर्थ साउथ जो आयरन की जो, यानी जो ये क्या उसको बोलते हैं, मैग्नेटिक जो व्यवस्था होती है, उसका प्रभाव पड़ता है शरीर पर। और हमारे शरीर में ब्लड में आयरन होता है, और ब्लड में आयरन होने के कारण से वो जो चुंबकीय शक्तियां प्रभाव डालती हैं, उसके कारण से निश्चित रूप से नींद में कहीं ना कहीं खलल पड़ सकता है। तो ये हर दिन मेरे साथ मेरा जो सहयोगी होता है वो पता करके बताता है इधर उत्तर है। अगर बेड की स्थिति वो हो भी सही तो मैं उसको चेंज करवाता हूँ, उत्तर की तरफ नहीं करता हूँ। कभी गलती से हो जाए तो रात को निश्चित रूप से मेरी नींद खुलती है। अब जिस कारण से खुली होगी, लेकिन जब खुलती तो क्या करें, अगर बजाय करवटें बदलने के उठ करके अपना कोई काम करो। मेरी ऐसी कुछ व्यक्तिगत फाइलें होती हैं जिसको मुझे खुद पढ़ना होता है, उस पढ़ने के कारण से कई बार वो पेंडिंग हो जाती हैं। या कभी कोई चीज कंप्यूटर में ऐसा बैठ करके मुझे थोड़ा शौक है कंप्यूटर पर, मैं हर दिन जब मौका मिले तो आधा घंटा उसमें लगा लेता हूँ। कई ऐसे सीएम डैशबोर्ड के ऊपर रिपोर्ट्स होती हैं जो मुझे देखनी होती हैं। मेरा एक सीएम डैशबोर्ड बना हुआ, उसमें हर विभाग मेरे लिए अलग से एक रिपोर्टिंग जो है वो सीएम डैशबोर्ड पर डालते हैं, उसको मैं देखता हूँ। तो अब जिस दिन की भी बात रही होगी, लेकिन ये मेरे साथ कई बार हुआ है, तो मैं अपना आधा घंटा हाँ, उसका उतना करने के बाद फिर स्वाभाविक दोबारा से फिर नींद आने की जब होती है, बंद करो, जाके सो जाओ। उस दिन थोड़ा आधा घंटा लेट उठना तो लेट उठो, लेकिन काम का जो बंटवारा है उसमें अगर रात को नींद खुल गई, समय मिल गया, तो उसमें भी काम फिट करना, ये मेरा काम है और कोई काम है नहीं।
धन्यवाद। सर ये आपका बड़प्पन है कि इतना सारा काम करने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि मेरा कोई काम है नहीं। ये बहुत और कोई बढ़िया। नहीं है, इस अपने सरकार के काम के अलावा मेरा और कोई काम नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। तो अब मैं यहाँ पर अगले स्टूडेंट वैभव को बुलाना चाहूंगी। वैभव प्लीज आइए और अपना सवाल पूछिए। जय हरियाणा सर। सर मेरा जी, नाम नमस्कार। वैभव है सर, और मैं कलाल्टी से बिलोंग करता हूँ सर। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ सर। और सर आपने हर गांव में सर युवा मंडल खेल कूद स्पोर्ट्स क्लब खुलवाए हैं सर, पर सर उनकी रजिस्ट्रेशन फीस ज्यादा है सर। तो सर आप सभी जानते हैं सर कि बच्चे अभी बेरोजगार है सर, तो इतना कहाँ से अफोर्ड लाएंगे पैसा, कहाँ से हाँ जी लाएंगे सर। पैसा? तो सर अब सर एक रिक्वेस्ट है कि आप रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को खुल के सर क्या इनकी रजिस्ट्रेशन फीस कम करा सकते हैं सर? देखिए, ये विचार आया था पिछले दिनों में, जैसे आपने प्रश्न किया ऐसे कुछ युवाओं ने प्रश्न किया था, तो हमने एक विचार किया है कि अब आपको जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज उनके पास रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम एक नया प्रावधान करने जा रहे हैं कि स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के जो हमारा मिनिस्ट्री है, हम ये काम उनको दे रहे हैं कि एक अलग से युवाओं के क्लबों की जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू करेंगे, और या तो फ्री करेंगे, नहीं तो रखेंगे तो नॉमिनल फीस 50-100 रुपया रख के, और उसका क्योंकि इतना रखना इसलिए भी जरूरी होता है, कई बार कुछ चीजें मानो उस क्लब की सोसाइटी की कोई बैंक अकाउंट है कि नहीं है, उसका बैंक का ट्रांजैक्शन कुछ करना है तो उसके अंदर एक प्रकार से प्रयोग हो जाता है वो, तो नॉमिनल सी फीस रख करके और उस काम करेंगे ताकि युवा अधिक से अधिक संख्या में और अपने क्लब बनाएं, और क्लब के माध्यम से युवाओं को पार्टिसिपेशन के लिए, खेलों की पार्टिसिपेशन है, कहीं कोई कलाकार इस नाते से कोई संगीत के कार्यक्रम है, कहीं गांव के अंदर कोई अच्छे भजन पार्टियां हैं, उसमें भी युवा आगे आकर के कार्यक्रम करा सकते हैं। अभी हमने हर गांव में पार्क कम व्यायामशाला ये खोलने का अभियान लिया है। लगभग 650 पार्क कम व्यायामशालाएं गांव में खुल गई हैं, लेकिन उनको भी संभालने के लिए वहां कोई स्थानीय तौर पर कर्मचारी भी नहीं संभालता, उनको पंचायत भी कई बार नहीं संभालती। तो हम चाहते हैं कि ऐसे स्थानों के ऊपर युवा क्लब बनाए जाए, और युवा क्लब वहां जाकर के व्यायाम करें, योग करें, उसका उपयोग भी करें और उसकी संभाल भी करें। उसको कम से कम उसको कोई तोड़फोड़ ना करे, उसको क्षति ना पहुंचाए। चारदीवारी बनी है तो उसको ठीक रखें, दरवाजा उसका लगा है तो ठीक रहे, वहां कोई पेड़ पौधे लगे हैं तो कोई पशु पक्षी उसका नुकसान ना करे। तो ऐसा कुछ ना कुछ एक व्यवस्था बना के, क्योंकि एसेट बनाने आसान है लेकिन उसको मेंटेन रखना ये बहुत बड़ा कठिन काम है। तो हम चाहेंगे कि गांव गांव में इस प्रकार के युवा क्लब बन करके, और ऐसी युवाओं से जो जुड़ी हुई चीजें हैं उन सबकी मेंटेनेंस, उनकी सबकी निगरानी युवा क्लब रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। जय हिंद सर। नमस्कार। क्या बात है, स्टूडेंट्स बड़े कमाल के सवाल जो है वो चुन चुन कर यहाँ पर ला रहे हैं, और बड़े कमाल के जवाब भी यहाँ पर हमें मनोहर सर दे रहे हैं। तो अगला सवाल पूछने के लिए ज्योति दत्त क्या आप तैयार हैं? यस मैम। अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरा नाम ज्योति और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। हरियाणा बहुत बड़ा है, कहाँ से? सोनीपत से सर। हाँ यही ना बात। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे कि पिछले 70 सालों में गवर्नमेंट ने या सरकार ने गरीबों के नाम पे झूठे वोट लिए और उनसे झूठे वादे किए हैं, लेकिन रोटी कपड़ा मकान तो एक बेसिक नीड है, सबकी जरूरतें हैं, और उसको आपने हम लोगों को एक अलग नजरिए से दिखाया है। आपका एक नारा भी है, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा स्वस्थ स्वाभिमान। मैं जानना चाहूंगी आप स्वास्थ्य और सम्मान। शिक्षा स्वास्थ्य और सम्मान। मैं ये जानना चाहूंगी कि आप इस स्कीम को या इस स्कीम को कतार में खड़े आखिरी इंसान तक किस नीतियों से पहुंचाएंगे? बहुत अच्छा ये प्रश्न किया हमारी बहन ने। देखिए, इन समस्याओं के हल के लिए योजनाएं बहुत हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन अनुभव में क्या आया है? अनुभव में ये आया है कि जिनको उन चीजों की आवश्यकता है वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए। अगर कहीं हिम्मत करके किसी खिड़की पर पहुंच जाए तो वहां परेशानियां इतनी आती हैं, ये सर्टिफिकेट लाओ, ये डिक्लेरेशन लाओ, ये एफिडेविट लाओ, ये साइन करा के लाओ, वो महीना 2 महीने उसी चक्कर में रहता है और बाद में उसको खींच करके तंग आकर के छोड़ जाता है कि ये पड़ी तुम्हारी स्कीम, मुझे नहीं चाहिए, और वो वहीं का वहीं रह जाता है। और जो लोग दलालों के माध्यम से या जो प्रोफेशनल एक प्रकार से हो गए हैं कि वो चाहे उसके लिए डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं, वो सबसे आगे बढ़ करके हर स्कीम का लाभ खुद ले जाते हैं, उनके आसपास के अच्छे संपन्न परिवार ये भी ले जाते हैं। अभी एक समस्या हमारे ध्यान में आई, तब हमने इस पे विचार किया
कि क्यों नहीं हम एक सिस्टमेटिक इसका, आज टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने पहले कहा कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, उसी में सारी चीज को फिट करके और जो व्यक्ति डिजर्व करता उस तक वो चीज पहुंचनी चाहिए। हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है परिवार पहचान पत्र, और ये परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर परिवार का हमने एक डाटा वो अपने पास स्टोर किया है। पहले केवल सिटीजन जो था उसी का डाटा था आधार नंबर, लेकिन हरियाणा में सबसे पहले हमने इसको परिवार तक लेके गए हैं कि परिवार एक इकाई होती है जिसके इर्द गिर्द सारा सिस्टम उस परिवार का, व्यक्ति का चलता है। जो अपना काम करता है, रोजगार करता है, उसको परिवार पालना है। उसके परिवार के अंदर कितना बड़ा उसके ऊपर लोड है, कितना उसको जिम्मेवारी है, ये भी हमको पता रहना चाहिए। और उस परिवार की टोटल मिला करके इनकम कितनी है, ये अगर पता लगेगी तब जाकर के उसमें से हम उसका कुछ भला कर पाएंगे, उसके हित की योजना बना पाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए इस काम को हमने शुरू किए हुए 1.5-2 साल हो गए हैं, जब से हमारी ये नई सरकार बनी थी तब से इसको हमने शुरू किया। और लगभग 67 लाख परिवार ये इसमें रजिस्टर हो चुके हैं। इनकी सबकी जो सेल्फ डिक्लेयर डाटा है, इसको भी हमने वेरीफाई करने के लिए टीमें बनाई हैं। यानी लोकल यूनिट 300 घर की एक यूनिट बना करके, और लगभग 20,000 ऐसी ये लोकल यूनिट्स बनी हैं। हर जगह पर 5-5 लोगों की टीम बना करके इसको वेरीफाई करा रहे हैं, और वो भी एक प्रकार से कंप्यूटर से या मोबाइल ऐप से वो सारा डाटा हमसे वेरीफाई करा करके, अब इसमें से हमने इसके लेवल क्रिएट किए हैं, लेयर्स बनाई हैं। पहली जो लेयर है, पहला लेवल है जिस फैमिली की 1 लाख रुपया से कम इनकम है साल की, यानी लगभग 8,000 रुपया साल का, इससे ज्यादा नहीं है, बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा करता होगा। ऐसे परिवारों को कुछ रोजगार के नाते कुछ अवसर दिए जाए, कुछ स्किलिंग कराई जाए, ताकि उसकी इनकम हम कैसे 2 लाख कर सकते हैं। इसके लिए उनको बुला करके अंत्योदय मेले लगाए, रोजगार मेले, और लगभग 90,000 परिवार उसमें आए हैं। एक ही राउंड उसका हुआ है, कई राउंड लगेंगे, लेकिन कोविड के कारण से सेकंड राउंड वो अब हो नहीं पाया। मार्च में उसको शुरू करेंगे। ऐसे सब लोगों को बुला करके उनको कोई स्किलिंग का प्रोग्राम उसमें ले जाना है, या उनको कोई दुकान करनी है, कोई छोटी इंडस्ट्री लगानी है, कोई महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में जाना चाहती है, कोई प्राइवेट नौकरी लेना चाहते हैं, उसकी भी हमने व्यवस्था की है कि प्राइवेट नौकरी भी सरकार के माध्यम से हम उसको दिला सकें। जैसे अभी 75% का हमने एक नियम बनाया कि प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणा के लोगों का रोजगार ये उसको मिले। तो ऐसी व्यवस्था करके, और बैंक से लोन दिलाने की बात, जैसे प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा स्कीम ये बनाई है कि कोई भी अपनी डीपीआर एक बनाए और उसको लोन जो है वो 1 करोड़ तक भी उसको मिल सकता है। तो पढ़ा लिखा कितना है, वो कितना काम को कर सकता है। कोई आदमी अपने परिवार में 4 पशु बांध करके दूध बेचकर अपना गुजारा करना चाहता है। कई प्रकार के कामों की लगभग 54 योजनाएं ये हमने उनको दी हैं, ताकि उसमें से लोग अपना काम कर सके। तो ऐसा प्रैक्टिकल यानी हमने करके देखा है कि जिसकी जरूरत है उसको बुलाकर उसको सहायता करना। ये नहीं है कि हमने पब्लिश कर दिया, जिसको पहुंच है वो लेकर के चला जाए, जिसकी पहुंच नहीं है वो हाथ मलता रह जाए। जिसकी जरूरत है उसको पहले देंगे, इनकी जरूरत पूरे होने के बाद फिर इसके बाद अपर लेवल है, फिर हम उसको, हो सकता है 1.5 लाख तक के परिवार, हो सकता है 2 लाख तक के परिवार, हो सकता है 2.5 लाख तक के परिवार। लेकिन जो अच्छा परिवार अपना संपन्न है, 20-25 हजार रुपये महीने का कमा रहा है, वो अपना गुजारा चला रहा है। लेकिन जिसके घर में बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं है, इसको पहले कैसे संभाला जाए। सरकारी नौकरी देते समय एक नियम हमने बनाया, बड़ी आलोचना भी हुई, बड़ा समर्थन भी मिला, दोनों बातें हुई। क्या कि जिसके घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, उस नौजवान को या उस नवयुवती को 5% एक्स्ट्रा मार्क्स दे करके भी हम नौकरी देने के लिए नियम बनाया है, कानून बनाया। कोर्ट में भी गया, कोर्ट ने हमारी बात को अपहेल्ड किया, सराहा कि नहीं ये अच्छी बात है, एक वेलफेयर स्टेट ये काम कर सकती है। तो उस 5% के कारण से भी बहुत ऐसे परिवार जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है, वो जो है नौकरी में लग गए, तो उनका भला उसमें से हुआ। तो हमने कभी नारा नहीं लगाया गरीबी हटाओ, हम तो जो बहुत नीचे रह गया है, हमारा सिद्धांत है अंत्योदय, अंतिम का उदय। इस अंतिम के उदय के साथ हम चल रहे हैं। पंडित दीनदयाल जी ने कहा है कि अगर देश के समाज को सुखी देखना चाहते हो तो अंतिम का उदय सिद्धांत पर चलो, लास्ट इन जिसको कहना चाहिए इन द रो, उस आदमी को आगे बढ़ाते जाओ, फिर जो लास्ट रह जाए उसको आगे बढ़ाओ, जो लास्ट रह जाए उसको आगे बढ़ाओ, क्रम से जो नीचे रह गए उनको आगे बढ़ाते जाओ। समाज में हम एक साथ एक जैसा सबको नहीं कर सकते। ये एक थ्योरी एक चली है जो कम्युनिस्ट खास करके विचारधारा की, कि सबको अगर बराबर करना है, एक करना है, उनकी दूरी को कम करना,
हायर एंड लोअर, हाईएस्ट एंड लोएस्ट को अगर उनकी दूरी को कम करना है तो वो घृणा पैदा करते हैं जो ऊपर पहुंचे हुए उनके प्रति, कि उनको पकड़ के नीचे खींचो, अमीरों के खिलाफ आंदोलन चलाओ, उनको नीचे लाओ, उन्होंने शोषण किया है, ताकि ये दूरी कम हो। हमारा कहना है कि इसकी बजाय जो ऊपर पहुंचे हैं वो पता नहीं किस कारण से कैसे पहुंचे, उसकी बाद में व्याख्या की जा सकती है, लेकिन जो नीचे रह गए हैं, सद्भावना, प्रेम, आत्मीयता ये है कि उसको ऊपर उठाओ। इससे संघर्ष नहीं आएगा, इसमें आत्मीयता आएगी, प्रेम बनेगा, समाज के अंदर एक सामंजस्य आएगा। तो इसलिए नीचे जो रहा है उसको ऊपर उठाने का काम यदि सब करने लग जाए तो फिर इनका भी भला हो जाएगा, और जो ऊपर गया है वो ठीक कारण से गया, गलत कारण से गया है, गलत किसी के साथ ना हो, ऐसे नियम बना के रखो कि कोई गलत किसी से ना करे। इसमें से इस विचारधारा में से दूरी कम होनी है, सामंजस्य होगा, लेकिन आपस में वैर विरोध नहीं होगा, घृणा नहीं होगी, बल्कि सामंजस्य, प्रेम, आत्मीयता बढ़ेगी। इसलिए हम अंत्योदय के भाव से नीचे के लोगों को ऊपर उठाने का कार्यक्रम बनाया हमने, और मुझे लगता है कि आने वाले 3 वर्ष में एक गरीब समाज की बहुत बड़ी समस्या को हम हल कर जाएंगे, गलत काम करने वालों को हम रोक पाएंगे। इस बात को मैं आपके सामने इस तरीके से रखता हूँ। धन्यवाद सर। क्या बात है। कभी किसी को देखा है कोई इतनी बेहतरीन, इतनी अच्छी सोच रखता हो? मैं सलाम करूंगी एक बार फिर से ऐसी सोच को। अब अच्छे नौकरी पाने के लिए अच्छी पढ़ाई की बहुत ज्यादा जरूरत है, और हरियाणा गवर्नमेंट ने एजुकेशन को लेकर काफी कमाल के इनिशिएटिव्स लिए हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पीएचडी की बात करूं तो पीएचडी जैसी डिग्री करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि कितनी मीटिंग्स करनी पड़ती है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन पीएचडी भी ऑनलाइन हो सकती है। इसे कैसे संभव कर दिया हरियाणा गवर्नमेंट ने? संभव किया है, मनोहर सर ने संभव किया है। जो लोग देश के बाहर भी हैं, वो देश से दूर रहते हुए भी पीएचडी कर सकते हैं। ये भी सर आपने मुमकिन किया। आई सल्यूट यू, आई ट्रूली एम ग्रेटफुल टू यू। आपने जो ये किया है, बहुत ही सराहनीय काम किया है जो आपने किया है सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। धन्यवाद सिमरन जी। क्या बात है। तो मैं अगले स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी, अमित कुमार। सिमरन जी, आपने 1 घंटा समय मेरे से लिया है। वैसे शुरू में 5-10 मिनट देरी से शुरू हुआ, वो 10 मिनट तो पूरे हो गए हैं, लेकिन अब एक आध प्रश्न और लेकर के मैं समझता हूँ आज का दिन पूरा करेंगे, फिर कभी दूसरी बार कार्यक्रम कराएंगे तो फिर और ऐसे ही हजारों लोगों को फिर जोड़ेंगे। आप 1 या 2 प्रश्न ले सकते हैं। जी सर, जी सर। तो मैं अमित कुमार को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। अमित, प्लीज अपना सवाल पूछिए। जय हिंद सर। जी नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं करनाल जिले का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को बहुत आसान किया है। पहले युवाओं को पासपोर्ट बनवाने के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता, दर बदर भटकना पड़ता था उनको, लेकिन अब पासपोर्ट बनवाना घर बैठे जितना आसान हो गया है। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि उत्तर भारत का युवा विदेशों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा है। आपने पासपोर्ट बनवाकर उनका आधा सपना तो पूरा कर दिया, और अब उसके बाद क्या आपकी सरकार विदेश जाने में भी उनकी किसी प्रकार की सहायता करेगी ताकि उन्हें आगे चलकर किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े? बहुत ही एक आपने जो कंसर्न ऐसा विषय उठाया है, इसमें 2-3 बातें मैं अलग अलग से तरीके से बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि पासपोर्ट अब केवल आसान प्रक्रिया की है ऐसा नहीं है, बल्कि अब जो भी कोई कॉलेज का स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो भी ग्रेजुएशन कर रहा है और वो अप्लाई करता है तो उसका पासपोर्ट कॉलेज से में ही रहते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट ये बना के दिया जाएगा, ताकि डिग्री के साथ वो पासपोर्ट भी लेकर के जाए। और ये हमने हजारों की संख्या में ऐसे पासपोर्ट बनवा के दिए हैं। पासपोर्ट बनाने के बाद बहुत सी ऐसी एजेंसीज हैं जो इन युवकों को प्रलोभन दे करके पैसे लेकर के विदेश भेजने का झांसा देती हैं, और बिना प्रक्रिया के उनको जो वो भेजते हैं वहां जाकर उनको कठिनाइयां आती हैं। किसी को वीजा की कठिनाई आती है, किसी को वीजा एक्सपायर होने के बाद वो एक्सटेंड नहीं होता, कई बार तो बिना वीजा के भी इलीगल तरीके से और विदेश में वो लोग भेज देते हैं। वहां जाके छोटा मोटा काम कराते हैं और मजबूर होकर के फिर वो वहीं पर ही रह जाते हैं, उनको बड़ी मुश्किल आती है। इस काम के लिए भी हमने जितने भी इलीगल काम करने वाले हैं उन सब की धरपकड़ शुरू की है। काफी ऐसी एजेंसीज हैं वो उन्हें पकड़ी हैं। अब हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, वो है फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट। सरकार का फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट बनाया है। वही डिपार्टमेंट एक नई एजेंसी भी अपनी बनाएगा
ताकि ऐसे युवक हमारी सरकारी एजेंसी के माध्यम से यदि जाएंगे तो उसके सारे डॉक्यूमेंट, सारी फॉर्मेलिटीज, सारे जितने भी सिस्टम है उसको ठीक करके भेजेंगे, ताकि वहां जाकर के उसको कोई कठिनाई ना आए। बल्कि जिन देशों में भेजेंगे उन देशों की सरकारों के साथ यही एमओयू करेंगे, एमओयू करने के बाद इनको भेजेंगे, ताकि युवक का किसी प्रकार से उसका शोषण ना हो और वो कठिनाई का सामना ना करना पड़े। एक हम ये कर रहे हैं। दूसरा, जिन जिन देशों में जिस भी प्रकार की वर्कफोर्स की जरूरत है उनके साथ पता करके, और हमने स्किल, हमारी जो यूनिवर्सिटी है स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी पलवल में है, उसके माध्यम से वैसे ही कोर्सेज करा करके उनको ट्रेंड कराएंगे और ट्रेनिंग के बाद उनको भेजेंगे, ताकि वहां पर उसको एक अच्छा ठीक काम मिल जाए। तो ये भी हम अपने हरियाणा प्रदेश के युवकों को एज एनआरआई वो वहां रहें, जाएं, उनको कोई कठिनाई ना आए, इस प्रकार की बात भी हम सब उसमें से कर रहे हैं। क्या सलाम है सर, आपकी सोच को बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है सर। हमने 5-6 सालों में वैसे तो बहुत बदलाव देखे हैं, लेकिन एक बदलाव देखा है यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि मेरे एक रिलेटिव है, एक रिश्तेदार है रोहतक में, जिन्होंने 2 मंजिला प्राइवेट लाइब्रेरी खोल रखी है। वो कहते हैं पूरा दिन खचाखच भरी रहती है, और हरियाणा के हर जिले में 60-70 लाइब्रेरी जो है वो खुली है। लाइब्रेरीज की अगर मैं बात करूं, किताबें पढ़ने का बच्चों को बहुत शौक है। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, आपने बच्चों को पढ़ने में तो लगा दिया, जो बच्चे मोबाइल पे टाइम वेस्ट करते थे उनके हाथों में आपने किताबें पकड़ा दी। तो क्या आप भी किताबों के, बुक्स के शौकीन हैं? पुस्तकों से अपने प्यार के बारे में प्लीज हमें बताएं थोड़ा। बहुत अच्छा प्रश्न किया सिमर जी आपने। देखिए, ज्ञान जो होता है वो एक इतनी बड़ी पूंजी है व्यक्ति की कि जितना जिसके पास ज्यादा हो जाए, और इस ज्ञान को रखने के लिए अलग से हमको ना कमरा चाहिए ना गोदाम चाहिए, एक इस सिर के खोपड़ी के अंदर भी सारा आ जाता है। इसलिए इसको जितना ज्यादा हम प्राप्त कर लें, उतना अपने जीवन को हम प्रभावी बना सकते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी, सामाजिक जीवन के लिए भी उसका उतना ज्यादा उपयोग हम कर सकते हैं। इसलिए ये ज्ञान प्राप्त करना, और ये 2-3 प्रकार से किया जा सकता है। उसमें एक प्रकार है पुस्तकें, और पुस्तकें समय होना चाहिए पढ़ने के लिए, तो जितना ज्यादा कोई पढ़ सके उसको जरूर पढ़ना चाहिए। जब तक मेरा वर्तमान दायित्व नहीं आया था उस समय तक मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ी हैं। मैंने राष्ट्र जीवन की दिशा ये पढ़ी है, मैंने गीता के सार हैं वो पढ़े हैं। इस प्रकार से अलग अलग विषयों को लेकर के जो पुस्तकें पढ़ी, उसका मेरे जीवन पर एक प्रभाव भी पड़ा है। और अभी स्थिति ये है मेरी कि मेरे पास पुस्तकें आती बहुत हैं, और बहुत लोग आते हैं, भाई भेंट क्या दे करके जाए। एक बार मोदी जी ने कह दिया कि सबसे बढ़िया भेंट होती है पुस्तक। उस दिन के बाद लोगों ने बुक्के छोड़ दिए, पुस्तक लानी शुरू कर ली है। तो हजारों पुस्तकें मेरे पास इकट्ठी हो गई हैं। अब विचार आया कि इनको इकट्ठा रख के रखूं कहाँ। तब मैंने अपने एक सहयोगी को कहा कि भी एक लाइब्रेरी बनाई जाए, और मेरे यहाँ सीएम आवास में एक लाइब्रेरी, संयोग से जिस जगह मैं बैठा हूँ, जिस रूम में आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, इसके पीछे, एकदम पीछे, जो आपके स्क्रीन है इसके एकदम पीछे एक अच्छी बड़ी लाइब्रेरी हमने बनाई है। जब भी कभी आप में से किसी को आने का अवसर मिले, आप जरूर देख करके जाए। और संयोग से उसका जो उद्घाटन है वो 2-3 दिन में होने वाला है, और मैंने उस उद्घाटन के अवसर पर विचार किया है कि जिनको हरियाणा में 5 लोगों को अभी जो पद्मश्री मिला है, ऐसे उन 5 लोगों को, उसमें साहित्य के लोग भी हैं, अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, 2 खिलाड़ी भी हैं, इन 5 लोगों को बुला करके उनको सम्मानित भी कराएंगे, और उन्हीं से वो उद्घाटन मैं करवाऊंगा। क्योंकि मेरे अपने आवास पर उद्घाटन मैं स्वयं करूं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अच्छा संग्रह पुस्तकों का हर प्रकार के, उसमें साहित्य की भी हैं, उसमें राजनीतिक भी हैं, उसमें युवाओं के लिए प्रेरणादायक उस प्रकार के भी हैं। तो हर प्रकार की हिंदी इंग्लिश की सब पुस्तकें उसके अंदर रखी गई हैं। और मैं स्वयं पढ़ पाऊं या ना पढ़ पाऊं, लेकिन मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको मैं जरूर कहूंगा कि उसमें जाकर के अपना ज्ञान अर्जन करने के लिए पुस्तकों का उपयोग करें। साथ ले जानी चाहे घर ले जाएं, लेकिन समय पर वापस जरूर दे के जाएं, ताकि बाद में किसी और के काम आ सके। क्योंकि पुस्तकालयों को मेंटेन करना भी अपने आप में कठिन काम होता है, फिर भी हम सरकारी व्यवस्था से उसको मेंटेन कराएंगे। और ये एक बहुत अच्छा युवाओं के लिए एक मेरी ओर से एक संदेश रहेगा कि पढ़ना सुबह शाम जब भी समय मिले, ज्यादा नहीं तो आधा घंटा 1 घंटा जरूर उसमें से ज्ञान अर्जन करें, बहुत ही इसमें से लाभ मिलेगा।
क्या बात है, क्या बात है। और पुस्तकालय रूपी एक तोहफा जो है वो यहाँ पर हमें मनोहर सर ने दे दिया है, इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। तो आज का आखिरी सवाल यहाँ पर हम लेंगे, मनीष भारद्वाज को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। मनीष, अपना सवाल पूछें। जैन सर, मैं मनीष, मैं हरियाणा गुरुग्राम सिटी से बिलोंग करता हूं। और सर मुझे बहुत अच्छा लगा सर आज आपकी बातें सुन के। और सर मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल है कि जो आपका कार्यकाल जो समय है, इसको आने वाला समाज कैसे याद करेगा सर? क्या बात है, आपने तो भविष्य की बात पूछ ली है। देखिए, हमने पिछले 6-7 साल में जो किया, सारी बातें उसमें से मोटी मोटी आपको मैंने बताई हैं कि मेरा हेतु क्या था, मेरे सामने लक्ष्य क्या था और किस सोच के साथ मैंने किया है। इसमें अगर सबसे बड़ी बात कोई की है और जिससे मुझे लगता है कि आज भी लोग याद कर रहे हैं और आने वाले समय भी करेंगे, कि व्यवस्था परिवर्तन का काम हमने किया है। यानी पहले हम देखते थे कि सरकारें बदलती थी, व्यवस्थाएं यूं की यूं रहती थी, व्यवस्थाएं कभी किसी ने बदलने की हिम्मत नहीं की। हमने सरकार में आने के बाद व्यवस्थाएं बदली हैं और सरकार बदली, व्यवस्था भी बदली। व्यवस्था बदलने से आम व्यक्ति का जो जीवन है वो सुलभ हुआ। ईज ऑफ लिविंग का भी अपने आप में एक फैक्टर होता है कि हर आदमी को कितना सुविधा पूर्वक अपने जीवन जीने का अवसर मिला है। भूटान देश ऐसा देश है जहां एक मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस। और वहां के लोग हैप्पीनेस इंडेक्स को ये समय समय नापते रहते हैं। हमारे यहाँ तो इंडेक्स नापता है, यानी कभी हमारे पॉपुलेशन राइज का बढ़ता है, कभी सेक्स रेशो का बढ़ता है, कभी इंडेक्स हमारे पैसे का बढ़ता है, मूल्यांकन कभी महंगाई का बढ़ता है। और ये रोज रोज जो खेलने वाले ये क्या होते हैं, कौन से इंडेक्स, शेयर मार्केट का इंडेक्स बढ़ गया घट गया, यानी हम उसी में डूबे हुए हैं। लेकिन भूटान जैसा एक देश, भले छोटा देश है, उन्होंने कहा कि हमारे देश का, समाज का व्यक्ति खुश कैसे रहेगा, तो खुशी का इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, वो मेजर करते हैं, उसके कुछ ग्रेडियंट्स बनाए हुए उन्होंने। तो हम भी चाहते हैं कि अपने प्रदेश का व्यक्ति ईज ऑफ लिविंग के नाते कितने, यानी रैंकिंग पर है, हम कितने खुश हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था परिवर्तन के काम किए हैं। किसी को उलझन ना आए जीवन जीने में। एक व्यक्ति अपना काम करता है तो अपना काम करने में कठिनाई ना आए, सरकारी काम जो है वो सरकार के पास आए, इसकी बजाय सरकार का व्यक्ति उसके घर जाए। यानी जो परिवार पहचान पत्र की बात मैंने बताई है, हमने कई इसके टारगेट तय किए हैं। 2 उदाहरण बताता हूं आपको मैं। एक टारगेट तय किया है कि अब राशन कार्ड किसी को ना ले जाना पड़े पीडीएस दुकान पर, वो जाए, परिवार पहचान पत्र का अपना छोटा सा बता दे, वो अपना डालेगा, उसी में उसकी परिवार की रचना पता लग जाएगी कि आज की डेट में, हो सकता है पिछले महीने में 1 मेंबर ज्यादा रहा हो, दुर्भाग्य से इस महीने में वो चला गया तो नंबर कट ही जाएगा उसका। और उसके विपरीत खुशी की बात है कि 1 मेंबर का और वृद्धि हो गई घर में, तो जुड़ जाएगा उसी महीने। तो लेटेस्ट उसके परिवार की जो स्थिति है उसके हिसाब से राशन जाओ लेके आ जाओ। और मुझे बताया किसी ने कि कम से कम 2% लोग उसमें फर्जी जुड़े हुए हैं, जो अगर कम हो गए तो बहुत बड़ी बचत भी सरकार की होगी। एक ऐसे ही दूसरा हम तय कर रहे हैं, जल्दी तय हो जाएगा, कि अभी हम 60 वर्ष की आयु का जो व्यक्ति हो जाता है और पति पत्नी अगर दोनों की इनकम 2 लाख रुपए से कम है, तो ऐसे लोगों की पेंशन हम देते हैं 2,500 रुपये महीना, जो देश में सर्वाधिक है। पूरे देश में 2,500 रुपये महीने की पेंशन कहीं नहीं है। तो जिस दिन उसका सिस्टम बनाएंगे, बन रहा है वो, एज की वेरिफिकेशन करने के बाद, कि जिस महीने में वो 60 साल का हो जाएगा, उसको फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। उसकी इनकम अगर पति पत्नी की 2 लाख से कम है, क्योंकि वो भी वेरीफाइड हमारे पास, हर साल वेरीफाई करेंगे उसको, और उसकी आयु 60 वर्ष हो गई, अगले महीने से ही 2,500 रुपये उसके बैंक में जाना शुरू हो जाएगा। अब अगर इस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन करेंगे तो इसको जनता याद रखेगी, और आगे हम व्यवस्थाओं का परिवर्तन ऐसा कर देंगे कि इसको अगर कोई उलट करके व्यवस्था परिवर्तन करके फिर वापस पुरानी व्यवस्था पर लाना भी चाहेगा तो नहीं ला पाएगा। सिस्टम ऐसे बना देंगे, कोई जनता मारेगी, फिर जनता कहेगी इतनी बढ़िया सुविधाएं पहले मिलती थी, अब क्यों बंद कर रहे हो, कर ही नहीं सकता। मानो अब मिशन मेरिट है, मेरिट पर नौकरी मिलती है, ये भाई भतीजावाद, चाचा भतीजा मिल करके और जो कुछ नौकरियां दे जाते थे, लिस्टें बना करके और पहुंचा देते थे, अब कोई नहीं पहुंचा पाएगा। उनको पारदर्शिता चाहिए, तो ट्रांसपेरेंटी, पारदर्शिता, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बढ़िया बनाना, महिलाओं का सम्मान,
इतने सारे विषय हैं, गरीब आदमी का उत्थान, कि इन सब बातों को लेकर के जो पहले 6 बातें बताई गई हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, ये 6 की 6 बरकरार रहें। और व्यक्ति का सम्मान अगर बढ़ता है, आत्म स्वाभिमान जो है वो बहुत बड़ी चीज है, इस स्वाभिमान के नाते से भी आगे उसको यानी अगर रहता है तो वो उसका जीवन सुखी होगा। इन्हीं बातों के लिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारी सरकार को लोग याद रखेंगे। इतना ही मुझे आप लोगों से बात करनी थी। वाकई आपकी सरकार को सर हम जरूर याद रखेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, और अच्छे कामों के लिए, और अभी भी हम इसी बारे में ही बात कर रहे थे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपसे हमने 1 घंटा मांगा था, आपने 1.5 घंटा हमें दिया, जरूरत से ज्यादा वक्त अपना दिया। आज आपकी इतनी इंस्पायरिंग बातें सुन के मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने काफी कुछ सीखा है, और इतने सारे बच्चों की जिंदगी में, इतने सारे बच्चों में से आधे बच्चों की जिंदगी में भी अगर कोई बदलाव आता है आज की ये टॉक सुनने के बाद, तो मुझे लगता है कि हम सबका जो काम है वो पूरा हो जाएगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आज आप यहाँ पर आए। आज आप लोगों ने जिस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं और जिस प्रकार का मुझे भी सारी बातें याद करने का मौका मिला है, मैं अब अंत में कह सकता हूं कि मैं भी अपने आप को युवा महसूस कर रहा हूं, और आपसे निवेदन करता हूं कि आप लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम बनाते रहिए, करते रहिए, ताकि मेरा जो युवापन है वो बार बार मुझे याद आता रहे। और ऐसी उम्र के पड़ाव पर अगर ये काम आप करते रहेंगे तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। और मैं स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ पर जुड़े और सुबह से आप इंतजार कर रहे थे। फाइनली आज के इवेंट पॉसिबल हो पाया है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।